Hello, Assalamu alaikum everyone. Thank you everyone. Thank you for joining. Very good afternoon to everybody. I hope everybody can listen properly. आवाज़ जौन सी है वो ठीक आ रही होगी. ओके, मैं अपने गेस्ट्स को ज्वाइन करवा लूँ. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। I hope everyone will be listening to me. जी, so अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम और अस्सलाम, कैसे हैं वालेकुम आप? ठीक अस्सलाम। ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. रिजवान, थैंक यू वेरी मच. आप लगता है कहीं बाहर ही हैं. जी सर, मैं अपने पार्ट टाइम बिजनेस के ऊपर अपने मिशन पे। ऑलराइट, चलें. गुड है, वेरी नाइस. आई थिंक शॉर्टली हमें जौन सा है वो ज्वाइन करेंगे शहजाद साहब भी. तो हम उतनी देर तक बिस्मिल्लाह करते हैं. और सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो यार आप सबका बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया हुआ है. कॉन्टिन्यूसली ये तादाद बढ़ती जा रही है और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम लोग हमें ज्वाइन कर सकेंगे. एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी फ्रूटफुल सेशन थ्रू आउट. और इसके अंदर हमारे पास हमारा जो एजेंडा है वो इस टाइम पे बहुत जनरल है, वेरी जनरल. और उसमें हम कोशिश करेंगे कि इसको हम एक सीरीज में कन्वर्ट करें. और क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ी एक डिस्कशन है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं इस अम्ब्रेला के नीचे आती हैं. तो हम कोशिश करेंगे कि इसको एक सीरीज बनाएं और फिर एक स्पेसिफिक और उन चीज़ों के ऊपर जो है हम लोग ये डिस्कशंस कंटिन्यू करें. आज का एजेंडा जो सा है वो हमारा एंटायरली ये है कि बच्चों को जो इमीडिएट क्वेश्चन हैं उनके ذहन में कि व्हाट टू डू आफ्टर फार्मेसी, वो चीज़ जो सी है थोड़ी सी क्लियर करने की कोशिश करेंगे. एक अदना सी कोशिश करेंगे. और उसके अंदर जो सा है हमने जो मेरे तीनों गेस्ट हैं उन तीनों को जो सा है एक पर्पस के लिए बुलाया. सबसे पहले मैं जो लोग नहीं जानते मैं उनको इंट्रोडक्शन करवा दूं. सबसे पहले हमारे पास जो सा है डॉक्टर उमर सलमान कुरैशी हैं. डॉक्टर उमर सलमान जो हैं ये फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में इस टाइम पे एसोसिएट प्रोफेसर हैं. इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है साउथ कोरिया से. हिज मेजर इज फार्मास्यूटिक्स. और इनका जो एक्सपीरियंस है थ्रू आउट वो स्कॉलरशिप के हवाले से भी है और गवर्नमेंट के हवाले से भी है, क्योंकि ये प्रीवियसली जो है वो गवर्नमेंट में भी सर्व करते रहे हैं एज अ डॉक्टर. दूसरी तरफ पास डॉक्टर रिजवान है. डॉक्टर रिजवान जो से हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आप सब जानते हैं मेजॉरिटी इनको पढ़ाते रहे हैं. ही इज़ अ लेक्चरर. और अभी इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यूसीपी को ज्वाइन किया हुआ है. और इनकी भी जो सी हैं वो मेजर फार्माकोलॉजी है, लेकिन इनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है स्कॉलरशिप्स में और उसके ऊपर उनकी काफ़ी ग्रिप भी है. So, and third, but not the least, is our guest from the primary and secondary health department, डॉक्टर शहजाद. डॉक्टर शहजाद हमें जो है अभी थोड़ी देर तक ज्वाइन करेंगे. जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं तो हम उनसे भी जो मुतल्लिका क्वेश्चंस होंगे रेलेवेंट हम उनसे. डॉक्टर शहजाद जो हैं वो इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के अंदर. ही वाज अपॉइंटेड एज अ सेक्शन ऑफिसर एज वेल. और उनकी जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो गवर्नमेंट सेक्टर है. तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, आई थिंक ही वुड बी इन अ वेरी बेटर पोजीशन टू टॉक अबाउट दैट. सो
आई डोंट नो, डॉक्टर उमर सलमान शायद हमें छोड़ चुके हैं थोड़ी देर के लिए, शायद उनका इंटरनेट का इशू है। बार मैं स्टार्ट करता हूँ डॉक्टर रिजवान से। तो सर अस्सलाम वालेकुम। सर रिजवान, आपको आवाज़ आ रही मेरी? अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैंने माइक ऑफ किया हुआ। वालेकुम सलाम सर। चलें सर, कैसे हैं आप और व्हाट यू हैव फॉर अस टुडे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेहतरीन ज़बरदस्त हूँ। और मुझे अपना टॉपिक अभी स्टार्ट करना है या शुड आई वेट फॉर गेस्ट स्पीकर? नहीं, आप मेरा ख्याल से कंटिन्यू करें, क्योंकि ये एक रैंडम सेशन है। अभी अभी ये चीज़ें तो चलती रहेंगी ना, लाइव सेशन के अंदर कोई आता है कोई जाता है। तो ठीक है, आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू ठीक। करें। मैं आपसे बेसिक 2 क्वेश्चंस करता हूँ, आप पहले उनका आंसर कर दें और उसके बाद फिर आप अपने टॉपिक के बारे में बात कर लें। जी जी सबसे सर। पहला जो मेरा मेजर क्वेश्चन है वो ये कि what should a student do right after completing his or her Form D? और दूसरी बात ये कि आपको क्या लगता है कि बच्चे को निकलते साथ ही अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं ये क्वेश्चन रिपीट करूंगा बाकी तमाम गेस्ट से भी, लेकिन आपसे भी मैं जानना आंसर करते हैं। उसके बाद फिर मैं आपसे स्कॉलरशिप्स के बारे में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर दीजिएगा। ओके सर, ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मैं पॉइंट ऑफ व्यू विद लॉजिक करने की कोशिश करूंगा। राइट आफ्टर डिग्री ना, पोस्ट जो ग्रेजुएशन डिग्रीज हैं उनकी तरफ, उन प्रोग्राम की तरफ जाने से पहले आपके हाथ में जॉब होनी चाहिए। अगर आप जॉब नहीं करते और आप फौरन, ये एक्सपीरियंस मैंने किया था। मैंने जैसे ही मेरी डिग्री मुकम्मल हुई, मैंने एमफिल के अंदर एडमिशन ले लिया था और विद इन 2 to 3 मंथ मैं डीमोटिवेट होना शुरू हो गया था, क्योंकि एमफिल के बाद भी आप अपने आप से ये नहीं करते कि आप घर वालों से, आप हॉस्टल की फीस, अपने एक्सपेंसेस, इन सब के लिए आप घर वालों को बार बार बोलें। आपने एक प्रोफेशनल डिग्री मुकम्मल कर ली है, अब घर वालों को आपसे एक्सपेक्टेशन, अपने एक्सपेंसेस आप खुद से उठाना शुरू कर दें। तो सबसे पहले जो है वो एमफिल की तरफ जाने के बजाय आपने सबसे पहले जॉब सिक्योर करनी है। कोई बहुत अच्छी इनकम नहीं मिलती, का मतलब इतनी जॉब सिक्योर करनी है कि जिसमें आपके अपने एक्सपेंसेस, आपकी जो जो डिग्री आपने स्टार्ट करनी है उसके एक्सपेंसेस, जो रिसर्च उसके एक्सपेंसेस आप निकाल सकते हो। वो जब वो एक्सपेंसेस आपने निकालना शुरू कर दिए ना, उसके बाद आप सोच सकते हैं आगे डिग्री मूव करने का। अगर आप ऐसा नहीं करते और आप फौरन से एमफिल में एडमिशन ले लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा ड्रॉबैक ये होगा कि जब आप अपने दूसरे कोलीग्स को देखते हैं कि उन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दी है और आप स्टिल पेरेंट्स से और अपने जो आपके हैं सिबलिंग वगैरह, उनसे आप सपोर्ट मांग रहे हैं, देखिए आपको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करना शुरू कर देगा। फिर ना आप अपनी स्टडी अच्छे तरीके से कर सकोगे और आप स्टडी के बीच में आप कोई छोटी मोटी जॉब ढूंढना शुरू कर दोगे अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। तो पहले अपनी जॉब सिक्योर करें, उसके बाद आप जो है वो एमफिल की तरफ जाएं या जो भी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करनी है। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि करनी रही एजुकेशन फॉर्म पर रुकनी नहीं चाहिए। आपके पास एक डिग्री जो आपके बाकी कोलीग्स से ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। कंपटीशन बहुत है मार्केट में, एमफिल की तरफ जाएं और अगर इंटरेस्ट है रिसर्च में, एकेडेमिया में इंटरेस्ट है, तो वाई नॉट पीएचडी की तरफ भी जाना चाहिए। बट स्टार्ट में जॉब आपके पास होनी चाहिए, तब आप आगे मूव करें। सो योर कंक्लूजन इज कि राइट अवे आपको अपनी फील्ड में रेलेवेंट जॉब जो सी वो तलाश करनी चाहिए और फिर साथ साथ आप सिक्योर करें अपनी एजुकेशन को भी, फर्दर एजुकेशन को भी। गुड, राइट। मैं आपसे वैसे एग्री करूंगा इस बात के ऊपर, और लेट्स सी कि इस बात के ऊपर हमारे बाकी 2 गेस्ट्स हैं वो क्या सोचते हैं। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अगेन रेलेवेंट के आफ्टर कंप्लीटिंग फॉर्म डी, तो क्या ऑप्शंस हैं बच्चों के पास फॉर फर्दर स्टडीज विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान बोथ? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कहा कि आगे पढ़ना तो लाजमी चाहिए, आपने आगे अपने स्टडीज़ तो लाजमी कंटिन्यू करनी चाहिए।
अब पाकिस्तान के अंदर बहुत से बच्चे हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाना ही नहीं चाहते, और ना ही उनके वो घर से इजाज़त है या उनके फैमिली इश्यूज इस तरह के हैं, वो घर से बाहर जाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हमने जो भी करना है पाकिस्तान में रह के करना है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फॉरेन डिग्रीज। वो कहते हैं हमें पाकिस्तान से एमफिल करना है, पाकिस्तान से पीएचडी करनी है। तो उनके लिए पाकिस्तान में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। एचईसी की स्कॉलरशिप है, वो बच्चे जो पाकिस्तान से करना चाहते हैं उनके लिए इंडिजिनस स्कॉलरशिप अवेलेबल है। वो स्कॉलरशिप लेकर पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एमफिल, और वो सिर्फ एमफिल नहीं है, एमफिल लीडिंग टू पीएचडी वो स्कॉलरशिप लेके चलती है। अगर मैं आपको प्लस माइनस बता दूं, ये है कि अगर आपने एमफिल कर लिया है इंडिजिनस स्कॉलरशिप के साथ, आपने पैसे भी ले लिए, वो मंथली आपको स्टाइपेंड को इतना अच्छा नहीं देते, वो 30,000 के आसपास आपको स्टाइपेंड देते हैं। और अगर आपने वो एमफिल की स्टाइपेंड लेके आपने अपनी फीस भी अच्छी से ले ली, वो आपको ऑलमोस्ट फुली फंडेड होती है। स्टाइपेंड भी देते हैं, आपकी ट्यूशन फी भी कवर करते हैं, आपके रिसर्च एक्सपेंस भी कवर करते हैं। पाकिस्तान के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर ले लें आप एडमिशन, जो सुपरवाइजर है एचईसी अप्रूव होना चाहिए, वो लिस्ट भी शेयर करती है कि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ है। और अगर आपके पास स्कॉलरशिप हो तो वो जो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है वो आपको एडमिशन दे भी देते हैं। लेकिन उसमें दोबारा ये मैं बताऊंगा कि इसमें ना स्टाइपेंड इतना ज़्यादा नहीं होता, 25 to 30 इसके अंदर गुजारा करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप स्कॉलरशिप पे आएंगे तो आपका सुपरवाइजर को जॉब नहीं करने देगा, वो बोलेगा स्कॉलरशिप के ऊपर है तो आपने 25,000 के अंदर ही या 30,000 के अंदर स्टाइपेंड के अंदर ही आपने एमफिल गुजारना है। अब रही बात कि आप बोलेंगे पीएचडी के अंदर जाके जॉब कर सकते हैं, या पीएचडी हम नहीं करेंगे, आगे एमफिल करके हम बाहर निकल जाएंगे। तो अगर आपने इंडिजिनस स्कॉलरशिप ली है पाकिस्तान में एमफिल करने के लिए, फिर पीएचडी बाहर नहीं जा सकते। हो सकता है कि आप एमफिल के बाद आप पीएचडी करें ही ना, कोई और जॉब करना शुरू कर दें। आपने फिर पीएचडी मुकम्मल करनी है। अगर आपका पीएचडी में इंटरेस्ट नहीं रहा और आप बाहर जाना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते तो आप पैसे जो मंथली स्टाइपेंड मिला था, जो आपको फीस मिली थी, जो रिसर्च एक्सपेंसेस मिले थे, वो सारे आपको वापस करने पड़ेंगे एचईसी को, तब आप फिर कर सकते हैं। तो इसलिए अगर ये स्कॉलरशिप लेना है तो अपने ध्यान में रखना है कि आपको फिर एमफिल में नहीं छोड़ सकते, आपको पीएचडी मुकम्मल करनी पड़ेगी। और दूसरी बात है कि आप बाहर नहीं जा सकते जॉब के लिए। इस स्कॉलरशिप के जरिए अगर आप बाहर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो एक ऑप्शन आपके पास है कि इस स्कॉलरशिप के साथ एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मर्ज करके मिल जाती है, उसको कहते हैं स्कॉलरशिप। वो अगर आप लेना चाहते हैं तो वो इस स्कॉलरशिप पे इफेक्ट नहीं करेगी। आप इंडिजिनस ले लें, साथ रिसर्च स्कॉलरशिप ले सकते हैं। इससे होती है कि रिसर्च आप 1 साल के लिए किसी बाहर कंट्री से जाके कर सकते हैं, और वो भी बड़ी आसानी से। वो जो आप किसी भी प्रोफेसर को बताएं कि मेरे पास फंडिंग भी है, मुझे पैसे एचईसी दे रहा है, मेरा इतना काम हो चुका है पीएचडी का, मैंने कुछ काम आपकी लैब में करने हैं, तो वो आपको अलाउ कर देते हैं। तो आपका वो 1 साल का इंटरनेट। जी सर। अच्छा सॉरी, मैं आपको कट कर रहा हूँ। एक तो ये कि मुझे लगता है आपके पास थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। मैं चाहूँगा कि आप अपना इंटरनेट का या तो कोई लोकेशन थोड़ी सी रिलोकेट कर लें, और अपना जो वॉइस क्वालिटी है उसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ और ये इसको स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलते हैं। अभी तक जो मैंने आपसे कंक्लूड किया है वो ये है कि अभी आपने पाकिस्तान के अंदर एक इंडिजिनस स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो एक्सप्लेनेशन दी है, जिसके कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते किसी भी रीज़न की वजह से, वो फाइनेंशियल, सोसाइटल, फैमिली रीजंस हो सकते हैं, वो एटलीस्ट अगर ख्वाहिश रखते हैं कि हमने आगे पढ़ना है लेकिन फाइनेंशियली थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, तो दे कैन गो फॉर द इंडिजिनस स्कॉलरशिप एज वेल। तो और उसके अंदर आपको ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम एक रीजनेबल अमाउंट जो होती है वो मंथली आपको थोड़ी बहुत मंथली मिलती है या एनुअली मिलती है? आदमी ये क्वेश्चन करना चाहूँगा। मंथली वो कितनी आप बता रहे थे? 30,000 समथिंग? नहीं 20 to 25 to 30,000, 25 से 30,000। 25 to हाँ 25 से 30,000, 25 to 30,000 तक आपको जो है वो मंथली स्टाइपेंड मिल सकता है। सो विच इज़ फेयर इनफ, ऑल्दो डिफिकल्ट है आजकल के दौर में ये चीज़, लेकिन स्टिल कुछ ना होने से तो बहुत बेहतर है। अगेन ये ऑप्शन उन लोगों के लिए जो बाहर किसी भी वजह से नहीं जा सकते, उनको आई थिंक इसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। एंड देन उसका जो कॉन है या उसके डिसएडवांटेजेस हैं वो आपने जो बताए वो ये थे कि आप ये यूनिवर्सिटी, ये आपको एक बॉन्ड फिल करना पड़ता है इनके साथ, और आपको फिर बाहर नहीं आप जा सकते जॉब के लिए। सो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट जॉनसन के साथ साइन करना पड़ता है विद दिस कमेंट, राइट? और दूसरा कि आप एमफिल करके बीच में छोड़ नहीं सकते। यस
देने पड़े। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज जो आपने बताई थी वो है एयरसिप। एयरसिप जो सा है, इसकी एब्रिविएशन मेरा ख्याल से आप बता दें बच्चों को, ताकि ये इसको गूगल आउट कर लें। की पूरी एब्रिविएशन मुझे आती नहीं है, शायद उमर साहब हमें थोड़ा सा इसमें हेल्प करें। स्पेल कर दें, इसको स्पेल कर दें। IRSIP आई थिंक सो, मेरे ख्याल में। उमर साहब बताइए इस बारे में। उमर साहब एयरसिप की फुल फॉर्म बताइए। आपका माइक ऑफ है। उमर साहब आपका माइक ऑफ। जी, अस्सलाम वालेकुम। एयरशिप एचईसी के प्लान्स में है और इसकी पता, लेकिन इंटरनेशनली ये एक रिसर्च का अपॉर्चुनिटी होती है जो कि इंडिजिनस स्कॉलरशिप वालों को दी जाती है कि जो पाकिस्तान में पीएचडी कर रहे हैं, जरूर इंडिजिनस स्कॉलरशिप हो, जो पाकिस्तान में पीएचडी कर रहे हैं बाय यानी कि इन एनी यूनिवर्सिटी, वो बाहर डेवलप्ड कंट्री में या टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंट्री की लिस्ट होती है, उस लिस्ट में अपनी फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं और उस रिसर्च एचईसी फंड करती है। अपॉर्चुनिटी फाइंड करना relatively easy हो जाती है, but the thing is it is related to the persons who are pursuing the PhD career in Pakistan particularly, और जरूरी नहीं उनके पास इंडिजिनस स्कॉलरशिप हो या ना हो, ठीक है। तो ये एक रिलेटिवली आप कहें कि नेक्स्ट लेवल पे जाकर चीज आएगी कि बच्चों के ब्रेन में तो जरूर होनी चाहिए कि जो पीएचडी पाकिस्तान में परस्यू कर अपॉर्चुनिटी है कि वो बाहर जाकर एक साल का रिसर्च वर्क कर लें, और वो एक साल का रिसर्च वर्क इतना सिग्निफिकेंट डाटा प्रोड्यूस कर देता है जो कि क्वांटिटेटिवली भी और क्वालिटेटिवली भी इनफ होता है टू हैव ए पीएचडी डिग्री, ठीक है, और साथ में फिर वो डाटा इनफ हो जाता है। तो इसके लिए जो कंट्रीज जिसमें गए हैं, काफी सारे कोलीग्स गए हैं, उसमें यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, तो देयर आर मेनी अदर कंट्रीज इन यूरोपियन एंड अदर कंट्रीज एज वेल, जो जिसमें एयरशिप्स को कैसे कहते हैं अवेल किया गया है इस अपॉर्चुनिटी को। ओके, मैं यहाँ पे ना रिमाइंडर देता चलूँ तमाम स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे क्वेश्चन की एक ऑप्शन मौजूद है, आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप लाइव सेशन में हमें यहाँ पे क्वेश्चंस ड्रॉप करें, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा आपके क्वेश्चंस को आंसर करना वन बाय वन। अभी फिलहाल जो सा है एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सर जॉब एमफिल के साथ साथ भी कर सकते हैं क्या? सो आई थिंक sir, you are in a better position to answer this one. अच्छा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में जो सिनेरियो चलता है वो ये चलता है, इसको कोशिश करता हूँ कि ब्रीफली कर लूँ, अगर ना सेटिस्फाई हो तो इस पे और डिस्कशन हो जाएगी। पाकिस्तान में जो सिनेरियो चलता है वो हाफ टाइम भी नहीं, पार्ट टाइम एमफिल, यानी कि आप एमफिल करेंगे तो आप उसको जॉब के बाद बचने वाला जो बिल्कुल पार्ट टाइम होगा ना, और वो देंगे पर्टिकुलर वर्क ईयर जो कि फर्स्ट होगा आपका एमफिल का, तो सब कर रहे होंगे और साथ साथ जो है कोर्स वर्क में आप इन्वॉल्व होंगे, और कोर्स वर्क आपको ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर लिटिल बिट डिटेल है। अच्छा, जब आप ये तो जो फाइनल ईयर सेकेंड ईयर ऑफ द एमफिल होगा, अच्छा एमएस और एमफिल जो है वो सेम नॉमेनक्लेचर है, एचईसी ने भी इसको सेम नॉमेनक्लेचर कहा है, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, तो ना ही इस एम्बिग्यूटी में और ट्रेडिशनली पाकिस्तान में एमफिल चलता है जो कि इक्विवेलेंट है एमएस जो कि इंटरनेशनली चलता है। तो यहाँ पर भी कुछ एमएस प्रोग्राम्स भी हैं, नॉट पर्टिकुलरली इन फार्मेसी बट इन अदर सब्जेक्ट्स, तो वो एमफिल के इक्विवेलेंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब साथ में ये रहे हों बाहर जिस भी आप स्कॉलरशिप में पेड या ऑन द स्कॉलरशिप आप जाएंगे तो एमफिल टाइम जॉब के बराबर होगा, यानी कि आप सुबह 8 बजे या 9 बजे लैब में जाएंगे और साथ साथ जो आपने कोर्सेज पढ़ने हैं फॉर वो आप ले लेंगे, और आप लैब से निकलेंगे बजे, तो आप खुद बताएं कि फुल टाइम अगर एक हमने डेडिकेटेड टाइम दिया किसी चीज को, उसका क्या बेनिफिट निकल सकता है, और एक आप हाफ टाइम भी ऑफ योर वर्किंग आवर्स नहीं बल्कि पार्ट टाइम ऑफ योर वर्किंग आवर्स दें, तो उसका आउटपुट क्या निकल सकता है। होता क्या है एट द एंड कि जितनी आप एफर्ट पुट हैं उतनी आपको वो डिग्री या वो चीज आपकी वैल्यूएबल हो जाती है।
अब आप इसके अंदर एमफिल जो पाकिस्तान में करेंगे उसके अंदर आप पैसे तो लगाएंगे और साथ में अपना टाइम भी लगाएंगे, लेकिन टाइम होगा बड़ा कम और साथ थोड़ी सी एफर्ट लगेगी। जब सेकंड ईयर आएगा तो नेसेसरली इट रिक्वायर्ड कि आप एक डेडिकेटेड रिसर्च कर लें। रिसर्च से होगा क्या कि आपका ये कहलाएगा कि आपने एमफिल कैसा किया, अच्छा किया है, एवरेज किया है, थ्रेशोल्ड किया है, बिलो एवरेज कैसा किया है। तो अगर तो आप का एक्सपीरियंस फॉर्म डी का, इफ यू आर विद सच काइंड ऑफ द फॉर्म डी कि हाँ एवरेज फॉर्म डी कर ली एंड वी आर सेटिस्फाइड विद दैट, तो आप फिर ऐसा एमफिल भी कर लेंगे तो आपको मुतमिन, अब आप मुतमिन हो जाएंगे। बट द थिंग इज लाइफ में ऐसी चीजें कलेक्ट करना जो कि फायदामंद होती नहीं है। तो अगर आपने एमफिल करना है तो क्वेश्चन का बुनियादी जो नुक्ता है वो है कि एमफिल और अगर करना है तो कैसा करना है। जॉब के साथ कर सकते हैं, जॉब के साथ करना भी चाहिए, आपको खुद अफोर्ड करनी चाहिए अपनी सारी फर्दर स्टडीज एंड अपनी बेसिक नीड्स, लेकिन एक्सपेंसेस वगैरह। लेकिन साथ में ये है कि जब आप सेकंड ईयर ऑफ द एमफिल में एक डेडिकेटेड रिसर्च करें सो दैट कि आपको आपका माइंडसेट रिसर्च का बन जाए और फिर आपको पता हो कि मैंने आगे पीएचडी परस्यू करनी है या नहीं करनी। देखिए पीएचडी इज नॉट समथिंग लाइक दैट कि आप कहें जी मेरे मोहल्ले के लड़के कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं, या मेरे क्लास फेलो कर रहे हैं, क्लोज सर्कल ऑफ द फ्रेंड कर रहा है तो वो मैं कर लूं, या जिसके साथ मैं बाइक पे बैठ यूनिवर्सिटी तो उसने एमफिल में एडमिशन ले लिया तो मैं भी एमफिल में एडमिशन ले लूं। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट द डिग्री दैट शुड बी मेंट लाइक दैट। आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपने पीएचडी क्यों करनी है, ठीक है, और पीएचडी से पहले अगर आपने एमफिल करना है तो एमफिल क्यों करना है। So that's how I comment about this question. Exactly. अच्छा उमर साहब, मैंने उस रिजवान साहब से किया, ये मैंने अपने हर गेस्ट से करना है। बड़ा ही बेसिक और बड़ा ही हॉट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, जो कुछ पूछते भी हैं और कुछ नहीं भी पूछते, लेकिन इट स्टिल स्टेज देयर इन देयर माइंड कि राइट आफ्टर द फॉर्म डी बंदे को या किसी भी बच्चे को करना क्या चाहिए? क्या उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए या उसको डायरेक्टली जॉब में एंटर होना चाहिए? So, what is your experience? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई थिंक किसी भी सेगमेंट में, और दूसरे नंबर पे ये काफी सब्जेक्टिव है। क्या चाहते हैं ये चीज प्रायोरिटी पर ही रहेगी एट द एंड, लेकिन मसला हमारे साथ ये होता है कि हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या चाहते हैं। तो उसके लिए फिर हम करने पड़ते हैं, एक्सपीरियंसेस करने पड़ते हैं। हम जितने भी इस वक्त ऑनलाइन हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मोस्ट ऑफ देम जो है ना क्या से कहते हैं, हमारे कोलीग्स भी वो बात करके एक्सपीरियंसेस का फैशन में आ जाते होते हैं। ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये या तो बाय चॉइस किए जाते हैं या बाय चांस किए जाते हैं। जैसे मुझे चांस मिल गया ड्रग इंस्पेक्टर में मैंने की और वो मेरी सिलेक्शन हुई थी, तो मेरी ये बाय चॉइस एक, और उस वक्त मेरे पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने अवेल कर ली। उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिली एमएस पीएचडी की तो मैंने उस तरफ चला गया। एक बात तो ये है कि आप मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस से ये जानते हैं कि आपने, अच्छा दूसरी ये चीज रियलाइजेशन होनी चाहिए बहुत, और ये एक बेस लाइन है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। आपने की है तो आपके पास एक थ्योरेटिकल स्किल सेट है। अब आपके पास एक चीज जीरो है बच्चों के पास, जो कि एक रियलिस्टिक सिनेरियो है, यानी कि एक कहते हैं ना बड़ी तल्ख हकीकत है, वो ये है कि एक्सपीरियंस जो वर्ड है, जी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो हमारे पास जीरो है। मार्केट एक्सपोजर कह लें, हम एक्सपीरियंस कह लें, जो भी इसको वर्ड दें, हमारा जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो जीरो है फॉर्म डी के बाद। उसके लिए क्या करें? सबसे बड़ी गलती जो है वो हम जो कर रहे हैं और हमने भी की और बच्चों में कोशिश करते हैं वो ना करें, वो ये समझाया था कि ये जो फील्ड का एक्सपीरियंस है ये आफ्टर फॉर्म डी के बाद ही आपने जीरो से शुरू करना है। नहीं, अब इसमें हमारा एक स्टूडेंट उस्मान मजहर की भी मिसाल सामने है, जिसको मैं डॉक्टर उमैर जो है वो इसको अच्छे तरीके से समझा देंगे। बहरहाल मैं कोट ये करता हूं कि उस बच्चे ने सेकंड प्रॉफ या थर्ड प्रॉफ में ही साथ शुरू की और डिग्री उसको रिटेल पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का एक आईडी कार्ड मिल गया था, डेजिग्नेशन मिल गई थी।
ठीक है, कहने का मतलब डिग्री ना होने के बावजूद एक बच्चा फार्मासिस्ट हो जाए, हाउ कम? बाय हिज एक्सपीरियंस। लीगली इस चीज को बेशक जा रहा, लेकिन द थिंग इज कि फील्ड का एक्सपीरियंस जो उसने फार्म डी के बाद जाकर शुरू करना था वो पहले शुरू कर दिया। अब हमें ये चीज रियलाइज नहीं है। क्या है यूजुअल पाथवे, क्या होता है कि फार्म डी किया, फिर बात किए, और वो तजर्बात भी बड़े सेन एंड साउंड नहीं होते। उसमें सेन एंड साउंड क्या क्या मुराद है कि फार्म डी हमने चूंकि मैं कहूंगा कि अनफॉर्चुनेट है कि सिस्टम की वजह से भी और अपनी वजह, फार्म डी भी बड़ी एवरेजली कर ली। जब एवरेजली की तो हम जो अपॉर्चुनिटीज थी हमने उन्हें गो फॉर इट नहीं किया। हमारे सब कॉन्शियस हमें ये नहीं कहा कि ये एक अपॉर्चुनिटी, एक इंटरव्यू आ रहा है, मैं इसके लिए वेल पर गो फॉर इट, बल्कि हम डरते रह गए। तो होता क्या है इसमें कि फौरन बाद क्या करना चाहिए, में जरूरी है कि फील्ड एक्सपीरियंस जो जीरो से शुरू करें, चाहे जिस पहली बात। Exactly. तो ये मेरा इस तरह से आंसर करता हूं। इसके जो एक्सलरी क्वेश्चंस होंगे बाद में स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल सही है। मैं खुद, मुझे बहुत सारे बच्चे जो उनसे यही चीजें डिस्कस करते हैं कि सर हमें करना क्या चाहिए, आगे जॉब करनी चाहिए या हमें डिग्री करनी चाहिए कोई। तो वो अगेन बहुत सिंपल सा आंसर है उसका कि इट इज वेरी सब्जेक्टिव, और ये आपने खुद अपने आप से पूछना है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ 10 years फ्रॉम नाउ। आप अपने आप का खुद एक प्लान आउट करो, एक अपना रोड मैप बनाओ, आप अपने सर्कमस्टांसेस देखो, अपना एक स्वॉट एनालिसिस करो, आप देखो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको थ्रेट्स क्या क्या चीजें हैं। आप उसको फिर कंसिडर करो कि भाई मेरे पास ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरी वीकनेसेस हैं, इसकी बेसिस के ऊपर मेरे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और मेरा अपना इंटरेस्ट जो है वो क्या है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैंने ये कल को मैंने एक प्रोफेसर बनना है, मैं एकेडेमिया में टॉप पे जाना चाहता हूँ। मेरा जो सा है वो ये है कि मैंने एक बहुत ही कामयाब क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना है, या मुझे ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, गवर्नमेंट किसी लेवल पे जाना है, या मुझे इवन अब्रॉड भी जाना है। तो आपको आज बैठ के ये डिसाइड करना है कि आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो। फिर उसके लिए ऑप्शंस चूज कर लो, उनको शॉर्टलिस्ट कर लो, और उनको देखो कि आपकी उसको अचीव करने में आपके पास पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, उसके अकॉर्डिंगली चूज योर ऑप्शंस वाइजली। तो ये वही एक बड़ी मशहूर कॉल है ना कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, कि आपको कोई उंगली पकड़ के नहीं बता सकता कि यहाँ से आप वहां पर चले जाओ। तो यू हैव टू गो थ्रू। हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, बट बाय पुशिंग द स्मार्ट बटन, मतलब आपको स्मार्टली प्ले करके आप अपने उस ड्यूरेशन को शॉर्ट कर सकते हैं। आप स्मार्ट डिसीजंस लेके आप जो है उस पार्ट को शॉर्ट कर सकते हैं, जब आप जिस लेवल पे पहुंचना चाह रहे हैं आप उसको। अदरवाइज बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि किसी से मशवरा नहीं करते, पूछते नहीं है, चीज़ों को स्मार्टली टेक ओवर नहीं करते, तो वो काफ़ी वक्त अपना उसमें जो है वो ज़ाया कर बैठते हैं। तो ये सेशन बेसिकली उसी मकसद से किया जा रहा है कि बच्चों को एक स्मार्ट डिसीजन मेकिंग के बारे में थोड़ा गाइड किया जाए, हाउ टेक द स्मार्ट डिसीजंस राइट आफ्टर देयर डिग्री। तो यहाँ पे हमें डॉक्टर शहजाद ने भी ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले तो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम, और सेकेंडली मैं अगेन शॉर्ट इंट्रोडक्शन इनका यही करवा दूँ कि ही इज़ करंटली वर्किंग इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ एज अ डिप्टी डायरेक्टर, और काफ़ी 8 साल का इनका एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से जितने आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो शहजाद साहब ज़रूर अपने वक्त के ये बड़े जनता एक सीआर भी रह चुके हैं अपने थ्रू आउट टेन्योर। तो माशाल्लाह आपका तारुफ तो हो गया शहजाद साहब तकरीबन, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैंने 2 क्वेश्चन जो हैं इनसे किए साहब से भी और उमर सलमान साहब से भी, कि राइट आफ्टर योर फार्म डी, कंप्लीटिंग फार्म डी, आपकी नज़र में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट, एजुकेशन में फौरन से इंडल्ज हो जाना चाहिए या उनको जॉब में जाना चाहिए? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने का। एक तो, और दूसरा मैं थोड़ा माजरत चाहूँगा कि मैं थोड़ा लेट हो गया, कुछ निजी मसरूफियात थी मेरी। तो ये क्वेश्चन तो वैसे
मतलब बेसिक क्वेश्चन है जो हर बंदा उसका आंसर भी चाहिए। वैसे मैंने जितना एनालाइज किया ना अपने पूरे करियर में, मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स को ना था ना उनका उसी टाइम से उनका करियर पाथ प्रोफेशनल डिग्रीज में, कि वो किस डिग्री को उन्होंने अडॉप्ट किया है और वो कैसे आगे चलेंगे और वो क्या उससे लेंगे, क्या उनसे उनको मिलेगा। अगर वो उनको पहले बेसिक्स पता होगी तो वो ये कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल एफएससी प्री मेडिकल इज डन, देन यू आर इन ईदर इन एमएससी इन फार्मेसी, इन फिजियोथेरेपी और व्हाटएवर, ठीक है। तो अगर आप फार्मेसी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको इतना बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ठीक है। और इसके क्या मतलब, जिस तरह से हमारा वेरी बेसिक सेशंस होते हैं कि जी इस सेशन के अंदर, जिस सेशन के अंदर हमारी काउंसलिंग की जाती है यूनिवर्सिटीज के अंदर कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कैरियर पर्सपेक्टिव्स आते हैं सारे आपके सामने। तो और थ्रू आउट और हर डिग्री वो इंश्योर होता है कि उसने किस तरफ को जाना है। वो टीचर्स को, मेंटोर्स होते हैं उनके सामने, पब्लिक सेक्टर को भी देखता है। 5 साल में कंक्लूड कर लेना चाहिए। मेरा ख्याल है 5 साल आपके पास बहुत टाइम है और उसी में आपने डिसाइड करना है इफ यू वांट टू गो सिविल सर्विसेज तो आपने क्या करना है और कैसे जाना है। टीचिंग आपने करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी करियर एंटर होते ही स्टार्ट हो जाती हैं। बाकी इंशाल्लाह वो उसके अंदर मेच्योरिटी आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लाइक इफ आई वुड लाइक टू गिव माई एग्जांपल, तो लोग मुझे कहते थे कि जी क्या करेंगे आप। मैं उन्हें कहता था कि यार मैं जो कुछ भी करूंगा मैंने सेल्स नहीं करनी, रिटेल पे जाना है। तो वो दे ऑलवेज आस्क मी क्वेश्चन। तो मुझे भी नहीं था पता कि मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन एक मेरे अंदर था कि मैंने ये काम नहीं करना, वो उसके ऊपर मैंने बार लगा दिया हुआ था। तो देन अदर ऑप्शंस वर ऑलवेज ओपन फॉर मी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो आपका माइंड ही आपको शेप कर देता है, खुद ही आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद ही बना देता है। तो ये एक मेरा ख्याल है कि इंसान की स्ट्रगल जो है वो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाती है। तो आप अगले क्वेश्चन पुट इन करें, फिर इंशाल्लाह हम उसको साथ साथ डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी आपने बोलने की। तो माशाल्लाह सीनियर लोग हैं तो पहले उनको अपॉर्चुनिटी दें, फिर मैं इंशाल्लाह कैरी ऑन करता हूँ इसको। शुक्रिया उमर। वैसे आपका यार माइक ऑफ है। उमैद साहब आवाज नहीं आ रही है। जी जी सॉरी आई थॉट लब हिल रहे थे आपके। हो जाता है सर, दिस इज फर्स्ट टाइम, मेरे साथ भी अभी थोड़े टाइम एक्चुअली। हाँ नहीं हो जाता है। अच्छा बहरहाल थैंक यू वेरी मच शहजाद, आपने काफी मुफस्सल जो है उस पर गुफ्तगू किया। मैं जो है ये इंटरेक्टिव सेशन है, ये चलता रहेगा। इसके अंदर मैं बच्चों को रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो क्वेश्चंस अपने ड्रॉप करने हैं वो यहाँ पे एक्सप्लोर करें अपनी ऑप्शंस को। यहाँ पे क्वेश्चंस का एक ऑप्शन मौजूद है, वहाँ पे अगर आप अपने ड्रॉप कर दें को कैटर करना। सो हैविंग सेड दिस, मैं अब जो सा है फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ कि क्या है। क्वेश्चन ये सर, व्हाट आर सम थिंग्स वी कैन डू इन आवर 4th to 5th year टू हेल्प अस लेटर इन आवर करियर्स। तो उमर साहब आई वुड लाइक कि आप जो सा है इस चीज को मतलब आप इस चीज को जो सा है वो देगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ इसको आंसर करने की। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं जरा अपने बच्चे को ठिकाने लगा लूं। जी आप माइक ऑफ कर दें और आप इस क्वेश्चन का आंसर करें। व्हाट आर सम थिंग्स दैट वी कैन डू इन आवर 4th and 5th year टू हेल्प अस लेटर इन आवर करियर्स। मेरे सामने ही है आरम की तरफ से कि 4th to 5th ईयर, 4th and 5th ईयर में क्या करना चाहिए। ये दोनों जो ईयर्स हैं फार्मेसी के, ये अप्लाइड ईयर्स हैं। ये फंडामेंटल हमने जो नॉलेज होता है वो शुरू से 1st, 2nd, 3rd में हम पढ़ते हैं वेरियस सब्जेक्ट्स के बारे में। आप इनके सब्जेक्ट के नाम से नोट करें कि ये सारे अप्लाइड फील्ड के नॉलेज हैं। तो इनको पढ़ते हुए आपको रेफर बैक करना पड़ेगा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की तरफ। Like if you are applying the physical pharmacy concepts in industrial pharmacy, in biopharmaceutics,
एंड सिमिलरली अगर आप फार्माकोलॉजी को क्लिनिकल में अप्लाई कर रहे हो तो कोलॉजी की रिवीजन बड़ी जरूरी है। तो नंबर एक कि आप अप्लाइड सब्जेक्ट को एज एन एप्लीकेशन, फील्ड एप्लीकेशन के तौर पर लें। ये तो मैं वो बात कर रहा हूं जो कि आपको थ्योरेटिकली ड्यूरिंग द फॉर्म डी करनी चाहिए। अब आपका फॉर्म डी 4th एंड 5th प्रॉफ में आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप 9th 10th में पहुंच गए हैं ड्यूरिंग द स्कूलिंग, और जब आप एंटर हुए थे आप 5th क्लास में थे। तो अब आपको उस तरह से बिहेव नहीं करना है जिस तरह से 5th क्लास के बच्चे करते हैं। आप सीनियर्स हैं और सीनियर्स हैं में आपको पता है कि एक मेच्योरिटी, आप वो सारा कुछ करने की कोशिश करेंगे यूनिवर्सिटी लाइफ में जो कि जूनियर्स कर रहे हैं। नहीं, इट विल बी डिफरेंट। और आप अगर कुछ मिक्स नॉट गुड डिसीजन कर चुके हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो आपको रिवर्स करने का टाइम आएगा। तो याद रखिए नेवर टू लेट, कि कभी भी किसी चीज को रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, चाहे वो अपना आप हो, चाहे अपना कैरियर हो, अपना स्किल सेट हो, कभी भी लेट नहीं हो जाता। इट्स नेवर टू लेट। तो आप आज से अगर इरादा करें तो आज से करना शुरू कर देंगे। तो 4th एंड 5th प्रॉफ नंबर एक, अगर तो आप अपने पिछले प्रॉफ से मुतमिन नहीं है, पिछले ईयर से मुतमिन नहीं है, तो आप कम से कम वैसे ना गुजारें। एक बात। दूसरी बात, ये अप्लाइड से कनेक्ट करते चले जाएं। और आखिरी बात जो मैंने की थी कि आप अपना फील्ड एक्सपीरियंस जल्द से जल्द शुरू करें, सो दैट कि आपको ये एक्सपीरियंस होते चले जाएं कि जैसे करती थी कुछ कपल ऑफ फील्ड के, मैंने रिटेल में नहीं जाना, सेल्स में नहीं जाना, तो उसकी कुछ पर्टिकुलर रीजंस होंगी। और वो रीजंस क्या हैं, मैं वो रीजंस गुड या बैड की बात नहीं कर रहा, कंपैटिबल या इनकंपैटिबल रीजंस की बात कर रहा हूं। कि कुछ रीजंस होती हैं, कुछ ऐसे फील्ड के तकाजे होते हैं जो कि आपकी लाइफस्टाइल से, आपके फ्यूचर प्लान से, आपकी पर्सनैलिटी से कंपैटिबल नहीं होते। जैसे कि अब सेल्स में ट्रैवल है, विद इन द सिटी ट्रैवल है, आउट ऑफ द सिटी ट्रैवल है, और ये पूरा कैरियर ही ट्रैवल पर मुश्तमिल है। ठीक है, और इसमें वेरियस किस्म की आपकी कम्युनिकेशंस एंड अदर थिंग्स। तो इफ यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, आप एक इंडस्ट्रियल वाले बंदे हो, तो आपने उसको क्रॉस करने के लिए उस फील्ड को जानना जरूरी है। और उस फील्ड को जानने के लिए समटाइम होता है क्या कि आप उसको एक्सपीरियंस कराते हो। अब एक्सपीरियंस करने के दो तरीके हैं, एक तो इंटर्नशिप होती है, और एक होता है कि आप अर्लियर कैरियर में उसके अंदर करके अपने आप को जज। सेकेंड ऑप्शन है वो थोड़ी सी इतनी ज्यादा रिकमेंडेड क्यों नहीं होती, क्योंकि जो फर्स्ट जॉब देने वाला होता है वो आपका मशीन होता है। उसे पता होता है कि आप सिर्फ डिग्री करके आए हैं, आपके पास फील्ड एक्सपीरियंस जीरो है, तो वो आपका एक बहुत बड़ा मौसिन है। उसे पता वो आपको ट्रेन करेगा, वो आप काइंड ऑफ फील्ड मेंटर है। तो अब होता क्या है कि आप उसको धोखा नहीं देते हो यूजुअली। तो अगर इंटर्नशिप्स के थ्रू आपको ये पता लग जाता है कि फील्ड के तकाजे क्या हैं, तो ये 4th एंड 5th प्रॉफ में करने का एक बहुत जरूरी काम है। ठीक है, यू शुड बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड के वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर द फाइनल एग्जाम ऑफ योर फॉर्म यू डूइंग, ठीक है ना, हो या क्या से कहते हैं यूट्यूबिंग हो या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म हो, वो ये रहेगा और चलता रहेगा। अगर आप जी 1 महीना पहले मैं ये करूंगा और बाद में सोचूंगा, तो मेरा 1 महीना भी आप वेस्ट कर देंगे। तो लाइफ इज क्वाइट फास्ट। मैं इसको, और फास्ट लाइफ का कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ सारी एक्टिविटीज छोड़ के सो जाएं, नहीं। जब भी इसको मैं रेफर करूं तो इसका मतलब होगा क्रिएटिंग द बैलेंस, कि बैलेंस क्रिएट करें, आप एक्टिविटीज भी रखें, रिलेशनशिप में भी टाइम दें, सारा कुछ करें, बट इसको आउट बैलेंस या इम्बैलेंस ना करें, सो दैट यू विल बी मेकिंग द राइट एंड साउंड डिसीजंस इन योर लाइफ sooner after rather than कि लाइफ इज ए सीरियस सिनेरियो। आप खुद सीरियस हो जाएं तो ठीक है, अदरवाइज ये सीरियस कर देती है आपको। राइट, वेरी सर वेल मैं सेड। रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। जी जरूर जरूर। मैं क्योंकि मेरे पास स्कॉलरशिप का ऑप्शन है और फर्दर हायर स्टडीज से रिलेटेड है, तो मैं चाहूंगा कि जो बच्चे आगे हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, अगर उनका जीपीए 5th सेमेस्टर तक 4th सेमेस्टर तक 3 क्रॉस नहीं किया, उससे नीचे सर आपकी आवाज की क्वालिटी बिल्कुल ठीक नहीं आ रही है, तो आई वुड लाइक कि उमर साहब आवाज क्लियर है आपको? नहीं, आवाज क्लियर आ रही है। आई थिंक कि कुछ ऑडियंस आपको सुन पा रही होगी, तो आप कंटिन्यू कर लें अपना कमेंट। जी ओके, कंटिन्यू करें जी सर। तो हाँ, स्कॉलरशिप एजुकेशन, अगर आपका जीपीए 3 से ऊपर नहीं है तो उसको आप 3 से ऊपर लेके जाएं, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज, बहुत से स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलेंगी, वहां पर उन्होंने
क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि अगर आपका 3 जीपीए नहीं है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। कंपटीशन तो बात की बात है, आप एलिजिबल ही नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज तो अपना जीपीए एटलीस्ट 3 से ऊपर करें। अगर अभी तक नहीं है तो आगे 5 सेमेस्टर हैं, आप उसको कर सकते हैं। और दूसरी एक्टिविटी मैं जो आपको बताऊंगा अगले 2.5 सालों में करने के लिए वो ये है कि आपने, चाहे वो इंडिजिनस स्कॉलरशिप है, पाकिस्तान का स्कॉलरशिप है, टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आपने बाहर जाना तो उसके लिए आपको आइल्स देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप कम्युनिकेशन में, इंग्लिश में वीक हैं तो उसके ऊपर अभी से काम करना शुरू कर दें, क्योंकि ये विद इन डेज, विद इन मंथ आप इंग्लिश सीख के वो टेस्ट पास नहीं कर सकते, चाहे वो हेड का टेस्ट है या चाहे वो आइल्स का टेस्ट है, आप उसमें डिजायर ग्रेड या डिजायर मार्क्स नहीं ले सकते। तो ये जो 2.5 साल आगे आपके बच गए हैं, इनमें अभी से उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। खासकर हेड टेस्ट या जो गेट टेस्ट होते हैं, जो बाहर जाने के लिए टेस्ट होते हैं या पाकिस्तान में स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट होते हैं, उनमें 30% इंग्लिश, 30% वो मोस्टली रिलाई कर रही होती है वोकेबलरी के ऊपर। तो वोकेबलरी आपको एट द टाइम ऑफ टेस्ट आप नहीं तैयार कर सकते हो, वो 2000 वर्ड 3000 वर्ड नहीं तैयार कर सकते हो। तो उसके लिए छोटी सी एक्टिविटी आप अभी से प्लान कर सकते हो कि 1 सिंगल न्यू वर्ड, शायद मैं पहले ही बता चुका हूँ बच्चों को, एक नया वर्ड दिन में आपने सिर्फ एक दिन में 1 न्यू सिंगल वर्ड आपने इसको याद करना है, उसका सेंटेंस भी, उसका मीनिंग आपने याद कर लेना है, लिख लेना कहीं पर। At the end of 1 year, you will be having 365 new words. और at the end of degree, आपके पास इतने वर्ड होगी कि आपको हेड का टेस्ट है, जीआरई का टेस्ट है या गेट का टेस्ट है, जो आपको फर्दर स्टडीज के लिए चाहिए, वो आप आसानी से पास कर लेंगे। या एटलीस्ट जो इंग्लिश वाला पोर्शन, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे मार्क करते हैं, वो आपको टेस्ट क्लियर कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में ये, अगर 5th सेमेस्टर में है तो ये एक्टिविटीज़ आप अभी से स्टार्ट कर दें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज और स्कॉलरशिप, चाहे वो पाकिस्तान की है या बाहर। सर थैंक यू। So, highly endorsed, sir. Highly endorsed, माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक बात की है। एक थर्ड स्किल जो कि मुझसे बहुत रेलेवेंट है, मेरी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, मैं उसको भी इंक्लूड करना चाहूँगा, आप लोगों की बातों से ज़हन में आया, और वो है आईटी। आजकल का दौर जो सा है वो आईटी का दौर है, और आगे ये बढ़ना है, ये कम नहीं होना। एंड आई वुड हाईली प्रेफर कि आप सब लोग, बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते, यानी कि क्लास में इवन कोई असाइनमेंट भी मिल जाती है तो किसी और से फॉर्मेटिंग करवा ली, किसी और को दे दिया कि यार चलो मैं कंटेंट दे देता हूँ, तुम बना लो, तुम प्रेजेंट कर दो, या मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना दो, या मेरा एक्सेल के ऊपर ये काम कर दो, क्योंकि मुझसे नहीं होता, ना मुझे आता है, ना मुझे सीखना है। मैं इस चीज़ को बड़ा स्नब करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है। आपने क्वेश्चन ये किया था कि आप लोग ड्यूरिंग द स्टडीज क्या करें, तो उसमें उमर साहब ने बड़ा तफसीलन आपको बता दिया कि क्या करना चाहिए। उसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया रिजवान साहब ने कि आपको अपनी इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव करना है आपने, और अपने स्कॉलरशिप्स की जो हंट है वो आप डे 1 से स्टार्ट करें। कि आप अपने आईटी स्किल्स, आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के स्किल्स, आप फोटोशॉप के स्किल्स, आप अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर को मेरा ख्याल है कि सीखें। इसमें कोई बुराई नहीं है, यह आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज़रूर ज़िंदगी में हेल्प करेगा। वो कैंडिडेट्स प्रेफर किए जाते हैं इन द जॉब जिनके ये आईटी स्किल्स मजबूत होते हैं। सो हैविंग सेड दैट, लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा ख्याल से ये नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मेरा ख्याल है शहजाद साहब के लिए ज़्यादा मौजू है। पूछा ये जा रहा है कि जी पीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे की जाए। जी शहजाद साहब। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं पिछले क्वेश्चन को ना थोड़ा कंटिन्यू करूंगा। जो माशाल्लाह सबने ऐड किया, बड़ी वैल्यूएबल चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि आप फार्मासिस्ट हैं माशाल्लाह, उसके साथ साथ आप ग्रेजुएट भी हैं, यू आर आल्सो अ ग्रेजुएट। तो एक चीज तो है कि नॉर्मली फार्मासिस्ट के लिए तो आप एलिजिबल ही हैं हर। बिसाइड्स दिस यू आर एलिजिबल फॉर दोज थिंग्स एज व्हिच नीड टू बी अ ग्रेजुएट, व्हिच नीड यू टू बी अ ग्रेजुएट। तो अपने आप को ना इसके ऊपर भी तोला करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कंसिडर सिविल सर्विसेज एंड सीएसएस और पीएमएस इज एन ऑप्शन फॉर यू, तो वो उसके लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए। तो ग्रेजुएशन आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, एंड देन यू नीड टू कैरी टू जॉइन द प्रोफेशनल सर्विसेज। पहली बात ये। और दूसरा, जो 4th एंड फाइनल ईयर के लिए एक्चुअली डिस्कशन हो रही थी वो यही थी कि अपने आप को सिर्फ फार्मासिस्ट के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर ना करें, अपने आप को एक ग्रेजुएट के पर्सपेक्टिव से भी एक्सप्लोर करें।
अपनी एबिलिटीज को भी एक्सप्लोर करें, ठीक है, अपनी जो आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं उसको भी एक्सप्लोर करें। बीइंग आई एम अ प्रोफेशनल इन फार्मेसी, बट मुझे आईटी का बहुत शौक है, मैं स्टिल उसे एंजॉय करता हूँ और स्टिल उसे यूज भी करता हूँ, और वो काफी फ्रूटफुल है मेरे लिए, मैंने बहुत कुछ सीखा है उससे। तो अपने आप को बीइंग ग्रेजुएट रख के अपने लिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर करें। यू कैन गो फॉर सीएसएस, यू कैन गो फॉर पीएमएस, यू कैन गो फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स, यू कैन गो फॉर एनी मिनिस्ट्री एग्जाम्स जिसके लिए आपको जस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है, तो वो भी आपके लिए ऑप्शंस खुले हैं। और बहुत से लोगों के अंदर ऐसी मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं जो उन सीट्स के लिए मतलब बड़ी कंपेटेबल होती हैं उनके साथ। इधर के वो अपने आप को सिर्फ एज अ फार्मासिस्ट बोल रहा होता है, लेकिन ही इज अ गुड मैनेजर एज वेल। तो उस मैनेजर की अपॉर्चुनिटी उसके पास बीइंग सिविल सर्विस सर्वेंट उसके लिए बड़ा फ्रूटफुल प्रूव हो सकती है। दूसरी बात यह है कि पीपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो कैसे की जाए, जो मेन क्वेश्चन है, तो उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम कोई स्पेशल कोई बुक आएगी जिसके ऊपर लिखा होगा कि जी आपने पीपीएससी की तैयारी करनी है तो फिर आपने इसको पढ़ना है, या आपने सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है तो फिर ये एक हैंड बुक है जो आपको काम आएगी। सिंपलेस्ट थिंग इज योर ऑब्जर्वेशन, बस। अब से फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आपको दूं, जब हमने पीपीएससी में अपीयर हुए थे तो हमें क्वेश्चन आ रहा था कि ड्रग एक्ट जो था वो किस ईयर में बना था, 1976, ठीक है। तो अब वो इंडेक्स ऑफ जो फोरेंसिक आपकी बुक है उसका सिर्फ इंडेक्स प्रेजेंटेड था, ठीक है, उसके अंदर से आपने डेट्स लिखनी है। तो अब आप एक बंदे को बताएं कि जी आपने पूरा ड्रग एक्ट आपने छान मारना है, और वो बंदा इंडेक्स छोड़ दे, तो वो बिल्कुल वो कहेगा कि यार देखो मैंने पूरा ड्रग एक्ट देख लिया लेकिन इंडेक्स मेरे से रह गया। तो दिस इज जस्ट सिंपली योर ऑब्जर्वेशन कि आप कितनी ऑब्जर्वेशन कैश करते हो और कितना उसको स्टोर करते हो, कि एक बुक है और आपने उसको पकड़ लेना और उसको आगे लेके चलना है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज एंड यू आर टारगेटिंग सीएसएस, पीएमएस और पीपीएससी फॉर द फार्मासिस्ट इन पब्लिक सेक्टर, तो आपने करना ये है, बेसिक जो मोटी चीजें हैं कि जो पास्ट पेपर्स है ना, हर जगह हाँ रूल यही लगता है कि अपने पास्ट पेपर उठाएं और वहां से उसको देखें। वहां से आपने जस्ट पैटर्न देखना है कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ रही है। आपके पास जो आपका फोरेंसिक का पोर्शन है उसमें से अराउंड 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आपका फार्माकोलॉजी का पोर्शन है उसमें से अगेन कोई 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक यूनिफॉर्म सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन अगेन आपके साथ लिंक करेगी आपके करियर के साथ कि आपने कितना उसको पढ़ा, कितना उसको देखा। अच्छा, मैं क्वेश्चन एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे वहां से एक क्वेश्चन मेरी नजर से गुजरा कि जीपीए और ये मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है आगे फ्यूचर करियर लाइफ में। तो यहाँ ना एक छोटी सी एग्जांपल है, इधर के मैं थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ उसके लिए माजरत, लेकिन छोटी सी एग्जांपल आप इसे कहते हैं कि घर के अंदर दो बच्चे हैं। एक बच्चा वो है जिसके कोई 950 मार्क्स हैं आउट ऑफ 1000, और एक बच्चा वो है जो कि बड़ी मुश्किल से पास हुआ है, ठीक है। लेकिन उसको हम जब बच्चे को एनालाइज करते हैं ना, तो जो बड़ी मुश्किल से पास हुआ ना, आपके घर के काम सारे वही बच्चा करता है। दही लेके आना है तो वो बच्चा लेके आ रहा है, बहन को छोड़ के आना है वो लेके आ रहा है, सब्जी जानी है लेके आनी है तो वो लेके आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, जो बच्चा 950 आउट ऑफ 1000 ले रहा है, वो सोशल स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैल्यू ऑफ मार्क्स या सीजीपीए, इनकी वैल्यू है नो डाउट, कोई मतलब हमने नहीं कह सकते इनकी वैल्यू नहीं है, बट सोशल स्किल्स की बड़ी वैल्यू है, ठीक है। आप उसके ऊपर भी एडिशन करें अपनी, और यही चीजें जो है आपको आगे सक्सेसफुल करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ यू पास आउट योर कंपेटिटिव एग्जाम रिटन पार्ट, तो व्हाट यू विल डू इन योर इंटरव्यू, ठीक है, उसमें तो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, किस तरह से लोगों को एनालाइज करना है, किस तरह से आपने चलना है, मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। तो यस, बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, और यही जो चीजें हैं आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर्स, आपकी एकेडमिक्स, प्लस आपकी ऑब्जर्वेशन, प्लस आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, प्लस आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल, इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर जो लोग मेरे साथ पीपीएससी में अपीयर हुए थे उनको याद होगा कि हमें क्वेश्चन आ गया था कि फलां मूवी के अंदर हीरो का नाम क्या था। अब हमने किसी फॉर्मेसी में नहीं ये पढ़ा कि फलां मूवी के अंदर हीरो का नाम क्या था, लेकिन वो आपकी सोशल स्किल्स को एनालाइज करने के लिए, आपकी ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज करने के लिए, आपके जो इंटरेक्शंस हैं उसको एनालाइज करने के लिए, कि यही तो नहीं है कि बच्चा सिर्फ किताब में घुसा रहता है और इसको पता ही नहीं है कि हाउ टू मैनेज थिंग्स सोशली। तो ये क्वेश्चन मतलब मेरे लिए इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैंने इसे एनालाइज किया तो मुझे आइडिया हुआ कि दीज थिंग्स आर हैविंग सम वेटेज। तो राइट, थैंक यू वेरी मच शहजाद। काफी
ऑन पॉइंट थी डिस्कशन आपकी। मैं ना अब अगेन एक दफा रिमाइंडर दे दूं बच्चों को कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज ड्रॉप देम इन द क्वेश्चन ऑप्शन, ताकि वो मेरे लिए इजी रहे आप लोगों के क्वेश्चंस को लेना। अदरवाइज चैट के अंदर क्वेश्चन आप लिखेंगे तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, काफी चीजें स्क्रॉल करके ऊपर चली जाती हैं। तो फिर आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो सा है वो ऑप्शन चूज करें क्वेश्चन की एंड ड्रॉप योर क्वेश्चंस ओवर देयर। अच्छा, मैं दूसरे बात ये भी बता दूं कि हमारी काफी तफसीलन गुफ्तगू इस चीज पे हो गई है। बच्चों का अब काफी इंटरेस्ट है अब्रॉड का भी, और मैं अब उस तरफ आना चाहता हूँ और डिस्कशन को उस तरफ लेके चलते हैं। और उसी हवाले से जो सा है वो एक क्वेश्चन भी है कि व्हाट should we do to go abroad as a pharmacist and which country is best nowadays? तो सबसे पहले तो मैं एक बड़ा शॉर्ट सा आप लोगों का ना ओपिनियन ले लूं हर एक का, कि आप लोग बाहर के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, कि जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं उनको बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कितनी क्या पाकिस्तान में सर्व करना चाहिए उससे पहले या नहीं करना चाहिए। इस पर्सपेक्टिव से मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, बड़ा शॉर्ट सा उसके ऊपर इंट्रो चाहिए, आप लोगों का ओपिनियन चाहिए इसके ऊपर। सो आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद सर रिजवान। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल अगर हम ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर जाते हैं तो ऑब्वियसली जो सैलरी पैकेज, जो स्कोप वो बाहर अब्रॉड कंट्रीज में है, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हैं या यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो पाकिस्तान में नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, अर्निंग के हिसाब से या वहाँ पे अगर आप सेटल हैं। अब रही बात कि कब जाना चाहिए, तो सर उसके लिए कुछ रूल्स बड़े क्लियर हैं कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए। नॉर्वे के लिए या बाहर जो भी है आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर आपने गल्फ कंट्रीज में जाना है तो वो भी एक्सपीरियंस मांगते हैं, पोस्ट डिग्री एक्सपीरियंस। डिग्री वाला एक्सपीरियंस वो काउंट नहीं होगा। तो इसका मतलब आपको डिग्री के बाद आपको 1-1.5 साल तो यहाँ पर पाकिस्तान में गुजारना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पर रहना ही पड़ेगा, और उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे वहाँ पर एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पर अगर आप जाना चाहते हैं तो। और उसके इस दौरान यहाँ पर रहते हुए अगर आप चाहते हैं अपना जो कोर्स वर्क मुकम्मल करना है, तो सॉरी अपना जो एक्सपीरियंस पूरा करना है 2 साल का किसी रिटेल पे या हॉस्पिटल पे, तो उसके साथ अगर आप चाहते हैं, अगर आप टाइम मिलता है, तो आप अपनी फर्दर एजुकेशन एमफिल वगैरह भी कर सकते हैं, जो कि आपको बाहर जाके फर्दर सपोर्ट भी करेगा और इसी दौरान आपका एक्सपीरियंस भी पूरा हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि इमीडिएटली बाहर निकलना है, और वो फिर आप एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो नहीं निकल सकते, बट गल्फ कंट्रीज के लिए कुछ ऑप्शन हैं जिसमें आप एक विजिटर वीज़ा लेके जा सकते हैं वहाँ पर एज अ नॉन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जैसे कि फार्मेसी ट्रेनर की जॉब या फार्मेसी टेक्नीशियन की जॉब के तौर पर आप जॉब करते हैं वहाँ पर। और जब आपके 2 साल का एक्सपीरियंस पूरा हो जाता है तो फिर आप उनके उस कंट्री का, जैसे ये गल्फ कंट्री की बात करूँ, दुबई के लिए, सऊदीया के लिए हाद हो गया, DHA हो गया और MOH वगैरह के टेस्ट आप बाद में अपना एक्सपीरियंस पूरा करने के बाद आप दे के फिर आप वहीं पर अपनी जॉब एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट शुरू कर देते हैं। तो यही ऑप्शन है। वरना अगर आप एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होके जाना चाहते हैं तो देन मोस्ट प्रोबेबली आपको 1.5-2 साल तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पहले आप एलिजिबल नहीं है करने के लिए सर। उमर साहब, इसके ऊपर आपका क्या टेक है? थैंक यू वेरी मच रिजवान साहब। उमर साहब, अच्छा उमर साहब, उमर साहब आप मतलब माइक ऑन कर लें। अच्छा चले, मुझे नहीं पता कि उमर साहब के साथ क्या इशू आ रहा है। शहजाद साहब आप बात कर लें इस पे। बहुत शुक्रिया। मैं उमर साहब को कहना चाह रहा था कि बोल के लब आजाद है तेरे, लेकिन उनका कोई टेक्निकल इशू होगा, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, मैंने जो, क्योंकि इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, ना तो मेरा बाहर का कोई एक्सपीरियंस है, मैंने मतलब एज अ फार्मासिस्ट बाहर का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन हैं जो मैंने देखी हैं लोगों के अंदर। वो ये है कि, और बहुत से सक्सेसफुल भी हैं, अगर तो आप बाहर जाना चाहते हैं
बाकी तो प्रोज एंड कॉन्स जो बाकी चीजें वो आपको बिल्ड कर दी हैं, और आपको भी वैसे भी मैं भी मैसेजेस पढ़ रहा था, वो कहते हैं डॉलर्स आएंगे, तो वो तो बात ठीक है। अगर आपने बाहर जाना है, इफ यू वांट टू गो अब्रॉड एज अ फार्मासिस्ट, तो ग्रेजुएट होते ही आपने उसके पीछे लग जाना है। फिर आपने ये नहीं कहना कि यार मैं बस ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं 2 साल 10 साल चला जाऊंगा, 5 साल बाद चला जाऊंगा, ये नहीं आपने करना। आप उसके पीछे लगे और चले जाएं। हमारे जूनियर्स, मतलब स्टूडेंट जो हमारे जूनियर्स यूनिवर्सिटी में, दे लेफ्ट फॉर यूएस जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन। उन्होंने देखा कि भाई क्या है, एंड देयर माशाल्लाह वे टू मच सक्सेसफुल। तो अगर आपने गोल बनाना है तो उसको ना सिर्फ टाइमली अचीव करना है आपने। अब फिर आपने यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना कि मैं चले 2-4 साल हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, 1-2 साल यहाँ कर लूँ, वहाँ कर लूँ। आपने एक्सपीरियंस गेन करना है, वहाँ जाए, वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करें। रिजवान साहब ने आपको बड़ा अच्छा ब्रीफ किया कि कैसे जाके आप किसी टेक्नीशियन या आप कैसे काम कर सकते हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करें, अपने आप को वहाँ की इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्लेमेटाइज करें। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वहाँ पे जान करें, खुद करें, पाकिस्तान में डॉलर भेजें, ऑप्शन है। और आप माशाल्लाह पाकिस्तान का ह्यूमन रिसोर्स बड़ा अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, और बड़ा मेहनत के साथ काम करते हैं लोग जो भी यहाँ से जाते हैं। तो दिस इज बेस्ट ऑप्शन। अपना मेक अप योर माइंड एंड गो फॉर इट। अभी से अपनी चीजें इकट्ठी करना शुरू कर दें। व्हाट यू नीड फॉर हार्ट, व्हाट यू नीड फॉर एमओएच, व्हाट यू नीड फॉर ऑस्पेप, व्हाट यू नीड फॉर यूएस एक्सेट्रा। जो जिस कंट्री में भी आपने जाना है, अपना चीजें इकट्ठी करें, ग्रेजुएट हो, उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें, गो फॉर इट, डोंट वेस्ट योर टाइम हियर। राइट, एग्जैक्टली। अच्छा, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा अपना भी ओपिनियन शेयर कर दूं। बाहर जाने के हवाले से क्वेश्चन भी आजकल इसी किस्म के कुछ आ रहे हैं कि व्हाट इज ऑस्पेप, व्हाट इज नेफलेक्स, व्हाट वुड यू रेकमेंड, और कौन सी कंट्री जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ अगेन ये बड़ा अगेन एक सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है। अगेन इसमें वो एक डिस्कशन एक तरफ कि आपको कौन सी कंट्री जाना चाहिए, मेरा ख्याल है। और इस तरफ जो है वो ज्यादा बच्चे को सोचना चाहिए कि आपको क्या सूट करेगा, कौन सी कंट्री सूट करेगी, आपको क्या जाना भी चाहिए। अगेन ये क्योंकि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लोग बहुत ही शॉर्ट साइटेड होके जो है बस एक तरफ सोच रहे होते हैं। अच्छा जी, हमने यूएसए जाना है क्योंकि बस डॉलर कमाने हैं, या हमने जनाब यूरोप जाना है क्योंकि यूरोप बड़ा अच्छा लगता है। और ये इस तरह के जो है ना हमारे बड़े एक तंग। मैं समझता हूँ कि इसे थोड़ा सा बाहर निकल के सोचना चाहिए। हर कंट्री जाने के कुछ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, और उसको आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, ऐसे मेरे दोस्त अहबाब हैं या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो किसी कंट्री जाते हैं, वो वहाँ पे बड़ा अच्छा पैकेज होता है, सैलरी पैकेज भी ठीक होता है, ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन वो वहाँ पे सेट नहीं हो पाते हैं। देयर आर सर्टेन इश्यूज, समटाइम्स वेदर सूट नहीं करता है, समटाइम्स जो है वहाँ की कम्युनिटी सूट नहीं करती है, कई कई दफ़ा जो है वहाँ की जो सोसाइटी, एंड देन दे आर फोर्स्ड टू कम बैक। मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों के ऊपर भी जो है ना बहुत बड़ा थोड़ा सा एक प्लान करके जाएं, अपना दिन बना के जाएं कि आपको कहाँ जाना है। तो ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसके ऊपर बच्चों को बताता चला जाऊँ कि ये सेशन हमारा जो है ना बहुत ही एक ओवरव्यू सेशन है। मेरा पूरा प्लान है मैं इंडिविजुअल कंट्री के ऊपर एक सीरीज करूँगा, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी डिस्कशन, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा सकता। मैं ऑफ पैप के ऊपर अलग एक सेशन करूँगा, आई विल हायर अ सर्टेन स्पेशलिस्ट फॉर दैट। इसी तरीके से नेटफ्लिक्स के बारे में भी, एंड सो ऑन, कैप्स है। मैं एक ओवरव्यू जनरल दे देता हूँ कि ये है क्या ऑफ वगैरह। ये सारे फार्मेसी असेसमेंट टेस्ट हैं। आप जब भी किसी एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री ट्रेवल करते हैं और वहाँ पे आप जाके एज अ वर्क परमिट लाइसेंस लेना चाहते हैं वहाँ के एज फार्मेसी ग्रेजुएट, तो आपको वहाँ का असेसमेंट टेस्ट क्लियर करना होता है, वहाँ की काउंसिल की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। एंड इट अप्लाइज सेम फॉर द पाकिस्तान एज वेल। बाहर से कोई भी फार्मासिस्ट पाकिस्तान आके प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसको यहाँ पाकिस्तान का असेसमेंट टेस्ट जो है वो क्लियर करना होगा। सो आप डिफरेंट असेसमेंट है, डिफरेंट कंट्रीज है, डिफरेंट असेसमेंट्स हैं। आप अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका के लिए योर फर्स्ट स्टेप इज टू गो फॉर द FPGE टेस्ट, एंड देन आपको फिर वहाँ पे उसके बाद सेकंड उसमें टीयर में जो है आपको नेटफ्लिक्स क्लियर करना होता है। that means overseas pharmacist assessment program। और ये भी एक यूके का प्रोग्राम है। इसके अंदर आपको पहले एक
एक कोर्स में एडमिशन लेना होता है और फिर आप जाके उसके बाद लाइसेंस एग्जाम दे सकते हैं। थर्डली आपके पास इसी तरह कनाडा है, फिर आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के लिए कैप्स होता है, नॉलेज असेसमेंट प्लान है उनका, एंड देन इसी तरीके से बहुत सारी और कंट्रीज भी हैं। सो मैं अगेन इस चीज़ के ऊपर यही कहूँगा कि पहले आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स देख लें कि व्हाई आर यू रियली लुकिंग फॉर एन अब्रॉड फार्मेसी लाइसेंस। जी उमर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? सर आप सुन पा रहे हैं सर मुझको फाइनली? जी बिल्कुल। अच्छा, तो बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए और किस कंट्री में जाना चाहिए, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि शौकिया जाना है कि जरूरतन जाना है। तो अगर शौकिया जाना है तो उसमें शौक किस चीज का है कि आपने पढ़ने जाना है कि काम करने जाना है। अगर आपने काम करने जाना है तो आपको टेस्ट पे अपीयर होना है। टेस्ट की तैयारी चाहे नेशनल किसी टेस्ट की हो या इंटरनेशनल टेस्ट की हो, जो कि फॉर्म डी बेस पर है। एक तो सर रिजवान ने बड़ी डिटेल से बताया, वो टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि एडमिशंस के लिए जरूरी है, हायर स्टडीज के लिए, उनकी तैयारी डिफरेंट है। उसमें मैथमेटिकल, एनालिटिकल, इंग्लिश की स्किल्स वगैरह हैं। जो कि फार्मेसी बेस्ड कोई भी टेस्ट नेशनली या इंटरनेशनली लाइसेंसिंग का हो या, उसमें चंद कॉमन चीजें जरूर हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के तौर पे जैसे शहजाद साहब ने भी कहा, उसमें फॉर्म डी की एक टेस्ट सेट करने वाले के इन डेप्थ चीज जो है, बाल की खाल उतारने वाली बात चीज, वो चीज नहीं पूछी जा। नॉर्मली ग्रेजुएट से पीएलसी आखिर होती किस चीज के लिए, इसी तरीके से बेसिक बेसिक चीजें पूछी जा सकती हैं। अब फॉर्म डी करते चले जाते हैं तो हमें पीछे से भूलता चला जाता है, नॉर्मल बात है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसको कन्फेस करना चाहिए। जब फर्स्ट और द प्रोग्रेस इज द कन्फेशन या भूल। अब उसके लिए तरीकेकार क्या कार होगी, रिवीजन की। अब मैं बात कर रहा हूं शौकिया बाहर जाना और बाहर जा टेस्ट की तैयारी करने के बारे में, कि बाहर आप किसी भी कंट्री करेंगे और बाहर जाने का जो एक्चुअल प्रोसीजरल टाइम है, यानी कि आज आप इरादा करते हैं, आपके पास डिग्री आ जाती है, तो डिग्री की अटेस्टेशन से लेकर वीजा के प्रोसेसेस और उस करना, ये सारी चीजें अगर डाल लें तो एवरेजली एक साल के अराउंड जाना है। तो उस एक साल में एक्चुअली क्या करना है, दो, ये एवरेज का 2 महीने में भी जा सकता है और चाहे वो 1.5 साल में भी जा सकता है, लेकिन इस 1 साल या 1.5 साल को कैसे गुजारना ये बड़ा मैटर करेगा टेस्ट की तैयारी करने के लिए। अब टेस्ट की तैयारी 2 तरीकों से होती है, एक तो होती है एक्टिव लर्निंग से, बुक्स और सही तरह रिवीजनिंग से। अब पैसिव लर्निंग है कि आप किसी ऐसी जगह पे जॉब करें जहां टेस्ट की तैयारी हो रही है। वो कौन सी जॉब्स हैं, वो जॉब्स अगर आपके मिसफिट भी हैं, लेकिन अगर आप रिटेल में या हॉस्पिटल में इस तरह से खड़े होते हैं कि रिटेल के अंदर आप हर आने वाली प्रेस्क्रिप्शन को केस स्टडी समझे, आप रिटेल में प्रिस्क्रिप्शन हैंडल करते हैं, और ओटीसी मेडिकेशन वाली प्रिस्क्रिप्शन नहीं कह रहा जो हाईली रेपिटेटिव हो, कोई ऐसा एक प्रिस्क्रिप्शन आती है जिसमें मल्टीपल डिसऑर्डर्स की चीजें हैं, आप उसको एज ए केस समझते हो, तो उस एक पेशेंट को या प्रेस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड करना, समझना, ये है पैसिव लर्निंग। अब आप बताएं कि अगर एक्टिव लर्निंग करने पड़े तो आप पूरे दिन में 24 घंटे में से 8 घंटे अगर स्टडीज के रखें, तो प्रोडक्टिव आवर्स अगर 3 से 4 घंटे भी आप पढ़ लेते हैं, आपकी एक्टिव लर्निंग बड़ी अच्छी हो रही है। बाकी का टाइम आप क्या करेंगे 24 घंटे, और अभी बाहर जाने, टिकट मिलने, वीजा का टाइम आने और ये सारे कामों में तो साल लग जाएगा। साल में आपने वहां जाकर भी टेस्ट की तैयारी करनी, यहाँ बैठ, और टेस्ट जो भी देंगे मोस्ट, जब बेटे किसी भी टेस्ट के ऊपर अपने जाती कोई 1.5-2 लाख रुपए लगे होते हैं, कुछ ज्यादा पैसे लगे होते हैं, तो फिर वो टेस्ट आप बगैर तैयारी के कभी भी नहीं देते। एक बार अब भूखे लगे हो तो फिर भी शायद आपका दिल जो है नरम पड़ जाए, तो वो आप पिज्जे के तौर पर टेस्ट ले लें, ठीक है। तो बात ऐसे है, पैसे लगे होंगे ना और वो कमाए होंगे सुबह 8 to 5, को पता लगेगा कि नहीं ये बगैर हमने पढ़े टेस्ट नहीं देना। तो फिर पढ़ेंगे कैसे, 2 तरीकों से, एक्टिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग। अब आप बताएंगे अगर मैं आपको एक बुक दूं और उसमें कहूं जी 360 या 300 केस स्टडीज हैं, तो वो बुक आपके लिए बोरिंग हो जाएगी, आपको वो करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप रोज रोज के 50
पेशेंट आप प्रिस्क्रिप्शन हैंडल करते हैं, उसमें से कोई एक प्रिस्क्रिप्शन आप ऐसी सिलेक्ट कर लें जिसको आप लर्न कर लें, सीख लें, पूरी उसकी थेराप्यूटिक सीख लें टिका के, ठीक है, तो वो आपकी टेस्ट की तैयारी होना शुरू हो जाएगी। अब आप ये कॉमन सेंस है कि अगर फॉर्म डी बच्चे का टेस्ट लेना हो तो मैं भी उसके कम से कम 3 से 4 कैटेगरीज पे तो उसको जरूर टेस्ट में चेक करूंगा। 1 फार्माकोलॉजी, फिर दूसरा फार्मास्यूटिक्स की कुछ बेसिक्स, इसी तरीके से केमिस्ट्री एनालिटिकल की कुछ बेसिक्स, ठीक है ना। मैं कोई बोटेनिकल ओरिजिन्स में जाने की कोशिश शायद ना करूं कोग्नोजी में, या मैं ऑर्गेनिक के जो वो रिएक्शंस थे पिनाकोल, पिनाकोलोन, परकिंस, वैगनर, उसके अंदर भी शायद डिटेल में ना जाऊं, लेकिन मैं ये जरूर पूछ लूंगा कि एलिमेंटल एनालिसिस जो है वो ऑर्गेनिक में है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह की मैं कुछ ऐसी बेसिक रिवीजन में चला जाऊंगा, ठीक है। आपने जहां भी जाना है टेस्ट की तैयारी करने के लिए जाना है तो तैयारी अब है, द टाइम इज नाउ, और प्रोसेस करते चले जाएं। कंट्री कोई भी हो, आपका ये मैटर डिसाइड करेगा कि शौकिया जा रहे हो कि जरूरतन जा रहे हो, दोनों सूरत हाल में क्लियर कर जोगे इंशाल्लाह। और यही चीजें Yes, exactly. पब्लिक सर्विस के लिए भी है, पब्लिक सर्विस की तैयारी के लिए भी है। राइट। सो अगेन मैं उसमें यही ऐड कर दूं कि आप लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के पास एम्पल टाइम है। मैं अभी बात कर रहा हूँ उन बच्चों से जो अभी अपनी फॉर्म डी के प्रोसेस में है, अभी फॉर्म डी कंप्लीट कर रहे हैं। मेरी हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोगों में से वो लोग जिन्होंने अभी से प्लान किया हुआ है कि उन्होंने बाहर निकलना है, तो प्लीज टेक योर स्टडीज स्पेशली द थ्योरेटिकल पोर्शन सीरियसली। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं, आप चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के स्टूडेंट हैं, यूसीबी के स्टूडेंट हैं, किसी एक यूनिवर्सिटी से एक्सपेक्ट मत करें कि वो आपको फुल फ्लेज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फार्मासिस्ट बना के मार्केट में फेंकेगी। ऐसा नहीं होता। आप लोगों को पढ़ना यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आपको खुद ही पढ़ना पड़ता है। आपको अगर शौक है, अगर आपको लगता है कि आपने बाहर जाना है, तो देखें इसमें 2 चीजें बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ये कि आप बाहर तभी जा सकेंगे जब आप वहां का टेस्ट क्लियर कर सकेंगे। आप वहां पे रजिस्टर्ड नहीं हो सकते जब तक आप उनका टेस्ट क्लियर नहीं करते हैं। और बाहर का टेस्ट क्लियर करने के लिए आपका 60 to 70% पोर्शन जो है वो फार्माकोलॉजी एंड क्लिनिकल का पोर्शन जो है वो आता है। इसके बाद आपकी जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो फार्मास्यूटिक्स है, आपकी बायोफार्मास्यूटिक्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, देन आपकी कैलकुलेशंस का एक बड़ा मेजर पोर्शन आता है, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका पैथोलॉजी का और इम्यूनो का जो है वो थोड़ा सा पोर्शन वो भी आ जाता है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग 60% पोर्शन इन एटलीस्ट जो है वो आपका फार्माकोलॉजी एंड क्लिनिकल रिलेवेंट क्वेश्चन आएंगे। सो दैट मीन्स कि आपको उसके ऊपर फोकस करना है। दिस इज अ की सब्जेक्ट टू फोकस ऑन। आप कहीं का भी टेस्ट दे दें, अमेरिका का दें, ऑस्ट्रेलिया का दें, यूरोप का दें, या आप जो सा हाथ या अबू धाबी का दें, ठीक है, आपको यही पैटर्न आपको हर जगह पे मिलेगा। तो एक बात तो क्लियर है दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर थ्योरेटिकल पोर्शन। तो सेकंड पार्ट जो है वो, सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको वो टेस्ट क्लियर करने के लिए एक प्रेपरेशन करनी है। वो प्रेपरेशन आप आफ्टर डिग्री भी कर सकते हो, लेकिन आप ड्यूरिंग द डिग्री भी कर सकते हो। अब ड्यूरिंग द डिग्री बच्चों का एक माइंडसेट होता है कि जी बस हमने टू द पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस हमने तैयारी करनी है और बस हमने पास होना है और अच्छा सीजीपीए ले लेना है। दैट इज फाइन, वो अप्रोच ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि अगर आपने पढ़ना ही है तो मेक इट कॉम्प्रिहेंसिव। सिर्फ वो ना पढ़ें जो आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको किसी चीज की कमी नहीं है। आजकल गूगल का दौर है, यूट्यूब का दौर है, आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं। आप कोई एक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप उसको कम से कम 3 से 4 डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ें और उसको अंडरस्टैंड करें। इसको कंसेप्चुअल स्टडी कहते हैं उर्फ आम में। तो मेरी अगेन हमेशा से रिक्वेस्ट यही रही है कि अगर आप बच्चे कॉन्सेप्चुअल स्टडी के ऊपर जाएं, आपका एक टॉपिक के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। अगर आप ये चीज फॉर्म डी लेवल पे कर लेते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी सक्सेस है। एंड डोंट एक्सपेक्ट इट कि आपको कोई टीचर ऐसा मिलेगा, आपको कोई यूनिवर्सिटी ऐसी मिलेगी जो आपको इस तरह से तैयारी करवाएगी। ये ऐसा नहीं होता पूरी दुनिया में, बल्कि ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी जगहों पे वेरिएशंस होती हैं। तो ये इसके ऊपर आपको खुद से फोकस करना है। अगेन मैं अब थोड़ा सा ना इस सेशन को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे लेके जाऊंगा और टू द पॉइंट क्वेश्चंस को लेते हैं। मेरे पास इस वक्त जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो है, इफ वी आर गोइंग फॉर ऑस्पेप, तो अभी तो बहुत सैचुरेशन है यूके में, वुड यू recommend to get admission in masters in public health until the vacancies of OSPEP open?
because every single pharmacist is going this way these days. ओके सो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो मैं भी उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करने लगा हूँ कि ऑस्पेप अभी आजकल तो 2 साल के लिए, जो मेरी इत्तला है उसके लिए, तो ये क्लोज है और ये नहीं पता कि ये दोबारा ओपन कब होगी. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर मूड एंड देयर डिमांड इन द कंट्री. तो आप इस चीज के इंतजार में मत बैठें कि 2 साल बाद पता नहीं ऑस्पेप ओपन होगा, और डेफिनेटली ओपन होगा और फिर मैं उसके लिए चला चाहूंगा. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उस चीज का इंतजार ना करें. बाकी रही बात कि मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ के अंदर आपने एडमिशन लेना है जब तक वो ऑस्पेप ओपन होता है या नहीं होता, तो अगेन व्हाई रियली यू आर लुकिंग इनटू यूके. मतलब ठीक है, यूके इज अ गुड प्लेस, लेकिन इससे बेहतर और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, पूरी दुनिया आपके पास है. सो आपने जौन सा है, अगर यूके ही जाना है तो मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ में जाने का कोई आपके पास गारंटी नहीं होगी कि आप जौन सा है 2 साल बाद आपका ऑस्पेप ओपन होगा और फिर आप उसमें एडमिशन ले सकेंगे. लेकिन अगेन इट्स अ रिस्की पोर्शन, फिर ना तो मैं आपको प्रॉपरली आंसर कर सकता हूँ. लेकिन अगर आप मेरे से पूछें तो डोंट वेस्ट योर 2 years until and unless you have a proper plan B, plan C and plan D. कि what if के ऑस्पेप जो सा है वो ओपन नहीं होता. So I hope I answered your question properly. The next question is, सर रेस्क्यू 1122 की जॉब से बहुत सारे फार्मासिस्ट अनअवेयर हैं. बिल्कुल डेफिनेटली, इसमें तो कोई शक नहीं है. सिर्फ 1122 नहीं है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं. पाकिस्तान नेवी के अंदर ऑप्शंस होती हैं, पाकिस्तान आर्मी के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास गवर्नमेंट की बहुत सारे हैं चैनल्स जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं. मैं चाहूंगा कि शहजाद आप जरा थोड़ा सा एक लिस्ट थोड़ी सी बता दें कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, और स्पेशली जो फार्मासिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है. बहुत शुक्रिया. अच्छा, इसमें हमारा जो एक आम बंदे का पर्सपेक्टिव है या जो बताया जाता है या जो लोग देखते हैं वो ये होता है कि जी पीपीएससी कर लें, फार्मासिस्ट की या ड्रग इंस्पेक्टर की सीट आई है, दैट इज फॉर द फार्मासिस्ट. ऐसा नहीं है. मैंने वही पहले भी कहा था कि कंसीडर योरसेल्फ एज अ ग्रेजुएट फर्स्ट एंड देन एज अ फार्मासिस्ट. ठीक है, प्रोफेशनल उसे आप बाद में कंसिडर करें. जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास वेरियस है बिसाइड्स इवन फार्मेसी प्रोफेशन. अगर आप फार्मेसी में है और अगर आप हेल्थ सेक्टर की जस्ट बात करें तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर एक बेसिक जॉब्स हैं. उसके अलावा वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट्स के अंदर. प्रोजेक्ट्स के अलावा बहुत सी डोनर एजेंसीज होती हैं, लाइक WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, UNDP हो गया. ठीक है, वहाँ पे वेरियस अपॉर्चुनिटीज होती हैं फॉर फार्मासिस्ट एज वेल. ठीक है, वहाँ पे आप अपनी स्किल्स को शाइन करें, वहाँ पे जाए. इवन पीपल आर क्रेविंग इन द पब्लिक सेक्टर टू गो ओवर देयर बिकॉज वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर है और बड़ा अच्छा सेक्टर है. वेरियस प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट की अपॉर्चुनिटीज आती है जॉब की. उसके अलावा एक और जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years पब्लिक सेक्टर के अंदर, स्पेशली इन हेल्थ, वो है प्रोक्योरमेंट सेक्टर की जॉब्स. तो वहाँ पे बहुत से फार्मासिस्ट आते हैं. लास्ट टाइम एक एडवर्टाइज हुई थी 36 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहाँ पे बहुत से फार्मासिस्ट ऐसे थे जो बीइंग प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स वहाँ पे सर्व कर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल है तो वहाँ पे परचेज दवाइयों की होगी. ठीक है, और दवाइयों की परचेज फार्मासिस्ट ही करेगा. बाकी बंदा तो स्पेक्स भी नहीं लिख सकता कि व्हाट इज पेनाडोल 500 mg ही हमने क्यों लेनी है, पैक साइज क्या होना चाहिए, ब्ला ब्ला. तो वेरियस अपॉर्चुनिटीज हैं. इसका नेम अब उन्होंने प्रोक्योरमेंट ऑफिसर रख दिया है, लेकिन उसके अंदर एलिजिबल जो है वो फार्मासिस्ट है. प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर्स की सीट्स आती हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स की आती है, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफिसर्स होते हैं. ठीक है, जिन्होंने मॉनिटरिंग करनी है हॉस्पिटल्स की, वहाँ पे दवाइयों की. तो दे आर ऑल फार्मासिस्ट. तो जो वो कहते हैं ना, डोंट जज द कवर, जो डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर. तो आपको थोड़ा जस्ट टाइटल देख के इसको जॉब को आप एनालाइज ना करें, आप जस्ट उसके अंदर थोड़ी डिस्क्रिप्शन पढ़ें, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ें. तो 1122 है. इसके अलावा हमारे होम डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट आते हैं, और वेरियस डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं. तो जहाँ पे बीइंग फार्मासिस्ट आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, और बीइंग ग्रेजुएट तो आपके पास वैसे ही अनलिमिटेड है, क्योंकि उसमें आपका कंपटीशन तो वैसे ही है. अच्छा, एक और चीज में ऐड करूंगा मैं, ये जो मतलब हमारी डिस्कशन थी कि सैचुरेशन हो रही है फॉर एग्जांपल यूके के अंदर. सैचुरेशन पाकिस्तान के अंदर भी है, पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी है. तो अगर आप किसी भी जॉब के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो कंसीडर द फिनोमेना ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो मेक योरसेल्फ फिटेस्ट फॉर एनी जॉब और फॉर एनी अपॉर्चुनिटी, तो देन यू कैन सक्सीड. अगर आप कहें कि आप मतलब भेड़ बकरियों की तरह फिरते रहेंगे तो वी कैन सक्सीड. थैंक यू मैम. एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था. आई नियरली फॉरगॉट दैट.
और अच्छा हुआ कि शहजादा आपने शेयर कर दिया। ये बात मैं इसमें ऐड कर दूं कि हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, एंड डोंट जज योर अपनी अपनी किस्मत को जज मत करें किसी और का एक्सपीरियंस देखकर। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ के डिसीजंस इस बेसिस के ऊपर जो है वो नहीं लेते हैं कि यार फलाने का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था तो मैं भी नहीं ये करूंगा। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। अगर एक बंदा किसी कंट्री गया है, उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ और उसको वापस आना पड़ा, तो दैट डजंट मीन कि आपको भी जो है वो वापस आना पड़ेगा। सो आपको अपने स्किल्स पे ट्रस्ट होना चाहिए, एंड आप उस चीज को अपने, वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है, अपने स्किल्स को पॉलिश करें, अपने आप को बेहतर कैंडिडेट साबित करें बाकी लोगों की निस्बतन, एंड जस्ट ट्रस्ट ऑन योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके, हमजा का क्वेश्चन है जी कि एज अ फ्रेश फार्मासिस्ट विच जॉब्स फॉर अ स्टूडेंट इन पाकिस्तान विद गुड सैलरी पैकेजेस। अगेन आई थिंक उमर साहब आप इसको जरा शॉर्टली आंसर कर दें। अच्छा, सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन। ठीक है। मैं इसको ना ब्रॉडली कैटेगराइज करता हूँ। सबसे पहली बात तो सेकंड करूंगा शहजाद साहब की बात को कि आप ग्रेजुएट बन के निकलते हैं, यूनिवर्सिटी आपको दो चीजें देती है, डिग्री और एजुकेशन। एजुकेशन आपकी पर्सनैलिटी से जब आप बोलते हैं तभी पता चल जाता है, डिग्री को साबित करने के लिए आपको टेक्निकल टॉक करनी पड़ती है। अब जो आप एजुकेशन लेके निकले उसकी बेस पे भी बहुत सारी जॉब्स हैं। एक चीज जो यूनिवर्सिटी बनाती है स्टूडेंट को, वो है इंडिपेंडेंट लर्नर, कि आप खुद से सीख सकते हो। और हमारी यूनिवर्सिटियां ये बेहतरीन बना देती हैं। होता क्या है कि हमारे बच्चे तो इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो तो टीचर्स पे भी डिपेंड नहीं करते। वो पढ़ते ही अपना है, वो आखिर में पढ़ेंगे, पूरा सेमेस्टर नहीं पढ़ेंगे, तो वो माशाल्लाह बड़े जबरदस्त किस्म के इंडिपेंडेंट लर्नर हैं। अब होता क्या है कि जब वो कोई चीज करना चाहते हैं तब उसकी जो है ना नोक पलक तक, उसके फाइन पॉइंट्स तक जानते हैं कि कैसे करना है, तब उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह पढ़ेंगे। और वैसे गाइडेंस के लिए वो हर जगह अवेलेबल हो जाता है कि क्या करना है, ठीक है ना। तो आप ये बच्चे बड़ा जानते हैं कि उन्हें किस जॉब की डेप्थ तक जाके चीजों को अंडरस्टैंड करना है, और उन्हें ये इंडिपेंडेंट लर्नर एटीट्यूड कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगली बात क्या है कि मैं वेरी ब्रॉडली जिस सिर्फ और सिर्फ फार्मा जॉब को मैं कैटेगराइज करता हूं कि तीन तरह की जॉब आपको फौरन मिल जाएगी, यानी कि बहुत अबंडेंटली अवेलेबल है, थोड़ी सी एफर्ट से लाजमी मिल जाएगी। एक रिटेल की, एक आपको सेल्स मार्केटिंग की, एक इंडस्ट्री की, यानी कि ये तीन तरह की जॉब अबंडेंटली अवेलेबल है। लोग भी ढूंढ रहे हैं फार्मासिस्ट, और आपको भी इंशाल्लाह ताला रिलेटिवली लेसर एफर्ट से मिल जाएगी। अब वो एफर्ट की टाइप पे भी डिपेंड करता है। जो तीन तरह की इसके अलावा जॉब रह गई, फॉर एग्जाम्पल में बड़ा ब्रॉडली इसको मैंने किया है, वो थोड़ा सा मुश्किल है अभी मिलना, जैसे कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जॉब, क्योंकि हॉस्पिटल में ट्रेंड अभी फार्मासिस्ट का मैं प्राइवेट सेटअप की बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली। गवर्नमेंट जॉब्स और क्लिनिकल की जॉब जो कि हॉस्पिटल में ही होती है, और साथ में ऐड ऑन कर लें एकेडेमिया एंड रिसर्च की जॉब, और एकेडेमिया एंड रिसर्च की जॉब यूजुअली एमएस एमफिल के बाद ही मिलती है। तो फॉर्म डी के बाद एकेडेमिया एंड रिसर्च में अगर एंटर होना है, आप एज ए डेमोस्ट्रेटर एंटर होंगे, ठीक है ना। और वो भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज ऑफर नहीं कर रही। तो मैंने आपको तीन जॉब्स बता दी, फील्ड्स जो कि रिलेटिवली इजियर मिल जाएगी। अब आप गुड सैलरी पैकेज, ये ना थोड़ा सा वाकई जरूरत भी चीजें होती हैं और शौकिया भी। जॉब जरूर अवेलेबल है, हाँ, जितना आप एक्सपेक्ट एंड ख्वाहिश करते हैं शायद उतना पे पैकेज ना हो। जीरो एक्सपीरियंस वाले को जितने भी मिले ना, उसे अपना रास्ता बना लेना चाहिए। फिटेस्ट बनेंगे जैसे कि शहजाद साहब ने कहा, तो सरवाइव भी अच्छा करेंगे। और स्कोप तो पर्सन का ही होता है, अपने आप को साबित कर लें एक दफा कि रिलायबल पर्सन है, ट्रस्ट वर्दी है। मैं इसको अंदर प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल का वर्ड ऐसा है कि आप रिलायबल है, आप बता के छुट्टी करेंगे, आप भाग नहीं जाएंगे, आप जो है चोरी नहीं करेंगे, आप टाइम, आप कमिटमेंट वाले हैं। ऐसा दुनिया में और पाकिस्तान में इस तरह का बंदा हर एक को चाहिए। लेकिन ये साबित करने के लिए अब आपको 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल लगे, तो किसी भी फील्ड में अपने आप को ऐसा बंदा जरूर साबित करें, ठीक। अब इस तरह का बंदा जब साबित कर लेंगे अपने आप को, तो इंशाल्लाह ताला आपका स्कोप भी बन जाएगा उसी फील्ड में। रिजवान साहब को ऐड करवाएं। एग्जैक्टली, रिजवान साहब के काफी फैन यहाँ पे इस वक्त फ्लक्चुएट कर रहे हैं ऊपर नीचे। तो मैं उनके पास आता हूँ, और उससे पहले मैं यहाँ पे ना एक मेरी बड़ी मतलब मुझे पसंद है कोटेशन, मैं वो यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ कि वो कोई कि कहते हैं कि व्हेन यू आर यंग यू हैव टू वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। तो यही प्रोसेस है बेसिकली।
एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे इस तरह से लो रखें कि जब आप अभी यंग हैं, फ्रेश हैं, तो वही बात है कि जिसने आपको जॉब देनी है वो आपका मोहसिन है और उसने आपको ट्रेन करना है, उसने आपको सिखाना है, जो उमर साहब ने बात की। और इसलिए अभी आप शुरू में ये एक्सपेक्टेशंस, फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस ना रखें। जितनी जो बेहतर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो बोनस समझें, क्योंकि इस कंसिडर इट योर इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। आपने जो जॉब स्टार्ट करनी है आप उसको एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पर स्टार्ट करें कि मैंने अभी अपनी जेब से पैसा लगाना है, चीज़ें सीखनी है, ठीक है। अब अगर अपनी जेब से नहीं लग रहा और आपको एक्चुअली आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं तो जस्ट कंसिडर इट बोनस कि आपको जो सा है वो एक चीज़ मिल रही है। इट ऑलवेज टेक, एक 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 पौधे को फल लगते भी जो होता है वो टाइम लगता है, तो आपको भी अल्लाह ताला फल जरूर लगाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ग्राउंड रूट से चल के फिर ऊपर जाना होगा। जी जी उमर साहब। अच्छा, बच्चों के थोड़ा सा रियल टाइम एग्जांपल्स हो जाएं तो मुझे वाकया याद आ रहा है। हमारे एहसन होते थे मैनेजर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर हॉस्पिटल में, तो हुआ कि उन्होंने रिटेल फार्मासिस्ट न्यूली ग्रेजुएट हायर कर ली, तो उन्होंने कहा कि मैं 40,000 50,000 दूंगी। कैंडिडेट ने कहा, तो इन्होंने चले मैडम आप इवैल्यूएट करके आपकी पे इंक्रीज करेंगे। उन्होंने बड़े नाक मुंह चढ़ा के ज्वाइन कर लिया और 15 दिन बाद उन मोहतरमा से ये पूछा कि पैनाडोल एक्स्ट्रा और सीएफ में क्या फर्क है, ग्रीन कलर की होती है और एक रेड कलर। तो ये है हमारी लर्निंग के बाद भी लर्निंग। तो उन्होंने कहा मिस ऐसा है कि आप इसको जरा देख, और उसके बाद फिर अब मिस की भी मैं पॉजिटिव बात ही यहाँ पे कोट करूं कि कुछ अरसे बाद जब उनसे कहा तो उन्होंने थैंक यू किया मैनेजर का कि सर आपने मुझे जॉब दी, मुझे वाकई नहीं पता था कि पैनाडोल सीएफ और एक्स्ट्रा में क्या फर्क है, लेकिन अब मैं सीख रही हूँ। कहने का मतलब क्या है कि बाज दफा ऐसे धचके मिसालों से सीखना चाहिए। हम कितने वैल्यू हमें मार्केट में फौरन पता लग जाएगा, वहां से आगे बढ़ना है। वेरी गुड। रिजवान साहब, आपका शायद कोई बच्चा है, वो कह रहा है कि सर जी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर को एक्सक्लूड कर दें, इसको भी आंसर कर दें। और साथ ही साथ जो होता है ना, पाकिस्तान के अंदर जॉब हंटिंग के हवाले से क्वेश्चन है, शॉर्टेज ऑफ जॉब्स है आजकल। मेरा ख्याल है तो ये आंसर हो चुका है क्वेश्चन, लेकिन आप इसके बाद ओपिनियन शेयर करते हैं। मैं वही कहूँगा कि उमर साहब ने बड़ा बेहतरीन आंसर किया है इसमें कि इंडस्ट्रीज, रिटेल और सेल मार्केटिंग में जॉब मिल जाती है। बाकी आप जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा होगा। आप जितने अपना उसको ऑनेस्टी के साथ जॉब करेंगे, अपने स्किल्स को अगले बंदे इम्प्रेस करेंगे, तो ऑब्वियसली उतनी तरह ग्रोथ होगी। अगर वही है कि एक नीली और एक सब्ज है तो फिर जॉब भी उसी तरह से, ग्रोथ भी उसी तरह से होगी ना। और दूसरी बात है सर, फेडअप बिहेवियर वाले बच्चों को नहीं होना चाहिए जो ये कहते हैं कि फार्मेसी में आ गए हैं, इसका स्कोप है। ये स्कोप अक्सर में है, अगर देखें तो किसका क्या लगता है, इंजीनियरिंग वालों को जॉब आसानी से मिल जाती है। किसको, जिनको भी मिलेगी जॉब, वो अगर किसी भी उनको अपनी फील्ड में जॉब अगर उनको छोटी मोटी मिलती है, बाद में अपने स्किल्स की बेस पर, अपनी मेहनत, डेडिकेशन की बेस पर वो ऊपर जाते हैं। तो यही रूल फार्मासिस्ट के लिए भी है, इनके लिए कोई डिफरेंट रूल थोड़ी है। आपको जो जॉब मिलती है, जिस पैकेज पे मिलता है, जीरो एक्सपीरियंस के साथ जो जॉब मिलती है, आप उसके अंदर जान तो मारे अपनी, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट नहीं मिलेगा अगर आप एक काम करते हैं और उसको अपनी जॉब को ऑन करते हैं। तो मेरे ख्याल में जॉब मिल जाती है, इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं। पाकिस्तान में भी जॉब मिल जाती है, ग्रो कितना करते हैं वो उस बंदे के ऊपर। आप करने वाले बने, आप इनिशिएटिव लें, आप इसमें हिम्मत रखें, और आप एक दफ़ा किसी भी जॉब में एंटर हो, इनिशियल फर्स्ट 2 ईयर जो होते हैं वो आपके एक बेसिक ईयर समझे जाते हैं, फाउंडेशन ईयर समझे जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, कॉर्पोरेट होने के लिए। और उन 2 सालों के अंदर वही आपने बेसिकली यही तलाश करना होता है, अपने आप को एक्सप्लोर करना होता है कि आप कहाँ पे फिट इन होते हैं, कौन सी फील्ड आपके लिए जो होती है वो बेहतर है। मैं अपनी एग्जांपल मतलब यहाँ पे ज़रूर कोट करता हूँ कि जब मैंने फार्मडी कंप्लीट की थी तो मैंने 2 नारे बड़े इंपॉर्टेंट लगाए थे। मुझे आज तक उस चीज़ पर हंसी आती है। मैंने सबसे पहली बात ये की थी कि जो मर्जी हो जाए, मैंने आगे पढ़ना नहीं है। और दूसरी चीज़ जो होती थी कि जो मर्जी हो जाए, मैंने टीचिंग नहीं करनी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आगे पढ़ा भी है और फिर टीचिंग में भी आया हूँ। तो एंड आई एम अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड अबाउट दैट। द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि मैंने आई थॉट कि मैं शायद एक अच्छा टीचर नहीं बन सकूंगा या मैं टीचिंग में आना नहीं चाहता था, लेकिन आफ्टर दैट मुझे रियलाइज हुआ, आई गॉट अ वेरी गुड फीडबैक अबाउट दैट। तो आपको अपने आप को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, गिव योरसेल्फ सम टाइम एंड एफर्ट, अपनी एफर्ट करते रहें, अल्लाह ताला के लिए जरूर उसमें कामयाबियां पैदा करेगा। सर मैं ऐड करूंगा, आप अपनी सर हम अपनी जो आपने कहा था कि मैं टीचिंग में करना नहीं चाहता, फिर टीचिंग में आए हैं और अब आपका टीचिंग में रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। मैं आपके कॉम्प्लीमेंट का शुक्रगुजार हूँ। मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ और अब मैं क्वेश्चन जो है ना डायरेक्टली मैं इस सेशन को जो है ना वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारा काफी लंबा सेशन हो चुका है इसके ऊपर, और हम इसको एंड इस तरीके से करेंगे कि बच्चों को ये बताता चलूँ कि मैंने ये सिलसिला ख़त्म नहीं करना, ये सिलसिला हमारा कंटिन्यू करता रहेगा। मैं अब अगले जितने भी सेशंस लेने हैं वो मैं बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर लूंगा। आज फर्स्ट सेशन था, एक बहुत ही जनरल डिस्कशन थी, और इसके अंदर हम हर चीज़ को डिटेल में इन डेप्थ जो है वो कवर कर ही नहीं सकते थे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज सिर्फ हमने जो अखज़ किया है इसमें से, गुफ्तगू में से, वो यही था कि आपको आफ्टर फार्मेसी क्या माइंडसेट रखना है, बेसिकली व्हाट शुड बी योर माइंडसेट आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ योर फ्रॉम दी डिग्री। तो उसके बाद हम इसके ऊपर ज़्यादा सेशंस रखेंगे। मैं जाने से पहले जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस आप लोगों से ले लेता हूँ, टू द पॉइंट आंसर्स भी ले लेता हूँ इसके लिए इंशाल्लाह ताला। तो पहला क्वेश्चन कौन सा सर, ये उमर साहब आप बताइएगा। सर हमें ये बताया जाता है कि एमएस की पाकिस्तान में वैल्यू इतनी नहीं है, ऐसा क्यों है? एमएस की मैं तो नहीं समझता कि ऐसा है, और एमएस इज इक्वल टू एमफिल। अगर आप बाहर से करके आते हैं या पाकिस्तान में करते हैं तो एमएस और एमफिल की वैल्यू है। और अभी रिसेंटली फार्मेसी काउंसिल ने जो है वो टेंस ऑफ इंस्टीट्यूट्स जो हैं फार्म डी के लिए ओपन कर दी हैं, तो लेक्चरर्स जो हैं वो रिक्वायरमेंट होती रहती है। फील्ड में सैचुरेशन आ सकती है, जैसे कि फार्माकोलॉजी जो है इस वक्त थोड़ा सा सैचुरेटेड जा रहा है, उसके जो लेक्चरर है या टीचिंग के परस्पेक्टिव से काम है, फार्म डी को पढ़ाने के लिए। तो एमएस की वैल्यू जरूर है। हाँ, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कम है। एमफिल इंडस्ट्री में बच्चे मास्टर्स एमफिल इसलिए करते हैं कि उनकी प्रमोशन होती है। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट बता रहा हूँ। सिमिलरली वो इंडस्ट्रियल कैरियर की पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। दूसरा ये कि अगर आपने टीचिंग में आना है ना, तो टीचिंग में अगर आप कंपेयर करना शुरू करते हैं यूनिवर्सिटी नॉर्मल जो कन्वेंशनल एकेडमिया होती है, कॉलेज टीचिंग या स्कूल टीचिंग को, तो आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पे स्केल में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। हाँ, यूनिवर्सिटी में आपको साथ साथ रिसर्च करनी पड़ती है और 9 to 5 तक एंगेज रहते हैं, जबकि कोई कॉलेज या दूसरी जो टीचिंग है, स्कूल टीचिंग है, उसके अंदर आप दोपहर तक एंगेज रहते हैं। तो अगर आप टीचिंग का शौक रखते हैं तो आप यूनिवर्सिटी टीचिंग के साथ ना जोड़ें, के पर्सपेक्टिव से बहुत है। आप एमएस करें और आप केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में अपने आप को सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बनाएं, और पाकिस्तान में आप देखें कि 80,000 बच्चा तो प्री मेडिकल के टेस्ट में अपीयर हो जाता है, ठीक है ना, पंजाब में सिर्फ। तो 80,000 स्टूडेंट तो आपके पास मौजूद है पढ़ाने के लिए। और दूसरी बात, दुनिया बदल रही है, एवरीथिंग इज बिकमिंग डिजिटल। सबसे बड़ी लाइब्रेरी इस वक्त यूट्यूब है, तो आप ऑनलाइन बड़े अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो एमएस की वैल्यू, आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा था, एक ब्रॉडली पूछा, तभी मैंने इसको एक जनरली आंसर किया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन शहजाद से करना है। इज देयर एनी स्कोप ऑफ टेरिटरी सेल्स एग्जीक्यूटिव आफ्टर फार्म डी? शहजाद साहब, शहजाद को मेरी बात नहीं जा रही है। If someone else want to answer this one? ये सेल्स की डेजिग्नेशन रिप्रेजेंटेटिव्स के दूसरे नाम होते हैं, टेरिटरी एग्जीक्यूटिव, टेरिटरी ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर। ये मेडिकल रैप्स के डिफरेंट नेम्स हैं, थोड़ी फैंसी नेम्स हैं। इसके अंदर बड़ी अहमियत है सेल्स को शुरू करने, सेल्स का कैरियर शुरू करने के लिए। तो इसी तरह की जॉब्स, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अल्टरनेटिव्स की जॉब में से ही शुरू करना पड़ता है। और फॉर्म डी बंदा जो बीएससी या एफएससी वाला बच्चा है जो मेडिकल रैप होता है, उससे बहुत ज्यादा जल्दी तरक्की कर जाता है और हेड ऑफिस में भी आ जाता है कि आप फिर अपना कैरियर आप सेल्स में करना चाहते हैं कि मार्केटिंग पास आपके पास मौजूद होते हैं।
Exactly. Well answered. Next question is, sir, kindly arrange separate session for the foreign test as registered pharmacist. Definitely ये मैंने already बता दिया बच्चों को, तमाम ऑडियंस को, कि मैं ये अब सीरीज होगी इंशाल्लाह। आए वक्त जो सा है हम लोग बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर एक और मेरा प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन जो सा है वो किसी अब्रॉड टेस्ट के ऊपर होगा। मे बी इट कुड बी यूएसए बेस्ड टेस्ट, मे बी नॉर्वे, मे बी ऑस्ट्रेलिया। सो हम इस चीज को अब इंडिविजुअली जो सा है कवर अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस इनपुट एज वेल। As pharmacists in Norway, what we as a pharmacist can do in Norway after 5 years course? आप रजिस्टर हो सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट नॉर्वे में। इसके ऊपर अगेन एक प्रॉपर सेशन होगा जिसके अंदर मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि नॉर्वे में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। नॉर्वे राइट नाउ इज अ वेरी हॉट डेस्टिनेशन बाय द वे, और अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर अभी सैचुरेशन नहीं हुई है। नॉर्वे में आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं कि आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। एंड द गुड थिंग अबाउट नॉर्वे इज कि आपको वहाँ पे अभी तक ईजी, आपको नॉर्वे जो होता है वहाँ पे एग्जाम क्लियर नहीं करना एक्सेप्ट फॉर द नॉर्वेजियन लैंग्वेज। सो द ओनली थिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन इज योर नॉर्वेजियन लैंग्वेज फॉर द नॉर्वे। बाकी इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू इंशाल्लाह होगी सेशन के अंदर। लिए हमें मेनली कॉलेज एंड क्लिनिक पर ही ज़्यादा फोकस करना होगा फॉर अ ब्रॉड टू। ये भी मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया हुआ है। बिल्कुल कॉलेज एंड क्लिनिकल आपका 60% पोर्शन होता है किसी भी एग्जाम का, जो आपने फॉरेन एग्जाम क्लियर करना होता है, तो आपको उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन बाकियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है और एवरी सिंगल पॉइंट काउंट करता है आपका इन क्लियरिंग द एग्जाम। और मैं एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ कि ये भी मत सोचिएगा कि 60% पोर्शन आपने यहाँ पे कवर कर लिया तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे वेटेज लेते हैं आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। सो अब ऐसा नहीं है कि कॉलेज और क्लिनिकल के अंदर जो है अगर आप 60% पोर्शन है तो आप 60% 100% भी अगर आप उसका 60% का कंप्लीट कर लेते हैं तो यू विल पास। ऐसा नहीं है आप शायद पास नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आप दूसरे सब्जेक्ट्स में फेल हो चुके हैं। आपने फार्मास्यूटिक्स को फेल कर दिया, आपने केमिस्ट्री फेल कर दिया, या आप कैलकुलेशंस में फेल हो गए। सो आपको सबको इक्वल वेटेज देनी पड़ेगी। बट यस, आपका फोकस जो है कॉलेज इन क्लिनिकल का जरूर रहेगा। GRE इज कंपल्सरी फॉर एडमिशन इन US सर। सर पिछले 2 साल की वजह से इन्होंने एग्जाम GRE बहुत सी यूनिवर्सिटीज में तक वो एग्जाम्प्टेड ही है। मतलब इस 2023 की भी जो कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपने एडमिशन अभी जारी किए हैं उनमें GRE नहीं है। उन्होंने कहा है कि GRE की जरूरत नहीं है। नहीं करते इसका तो फिलहाल पता नहीं है, लेकिन अभी तक इस बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो मैंने कल भी मैंने कुछ यूनिवर्सिटी देखी है उनमें भी GRE एग्जाम्प्टेड। राइट, थैंक यू। शहजाद साहब, आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या LLB का कोई स्कोप है आफ्टर फॉर्म डी, स्पेशली फॉर सर शहजाद? अच्छा, आफ्टर फॉर्म डी कर लें या वैसे कर लें, LLB का ही होगा, वो सेम ही रहेगा। यू विल गो फॉर द केसेस, यू विल गो फॉर द लीगल वर्क ऑफ द फर्म और इंस्टीट्यूशन भी करते हैं ऐसे। फॉर एग्जांपल आफ्टर फार्मेसी तो आपका स्कोप थोड़ा और ब्रॉड हो जाएगा प्रोफेशनली। फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग फॉर फार्मा सेक्टर इन हजारों केसेस ऐसे होते हैं जो डील होते हैं कोर्ट के अंदर, या डील होते हैं लीगली, आपने लीगल बाइंडिंग पे या आप रेगुलेटरी अफेयर्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको टू सम हो ये हेल्प आउट कर सकता है। अगर आप टोटली लीगल मैटर्स में जाते हैं तो डेफिनेटली LLB इज मैंडेटरी टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ कोर्ट और कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये आपको एडेड एडवांटेज होगा कि फार्मा की जो केस हैं यू कैन गो फॉर देम डायरेक्टली, जो कि आम बंदे को थोड़ा समझने में डिफिकल्टी होती है कि व्हाट इज GMP, व्हाट आर द WHO रिक्वायरमेंट्स और किस तरह से करना और क्या करना है। आम लॉयर को आप बताएंगे तो ही विल टेक सम टाइम, लेकिन जो टेक्निकल पर्सनल है वो जरा इसको समझने में जरा आसानी कर लेगा, तो उससे ये फायदा होगा। लेकिन मीनवाइल आप उसके साथ ये भी देखें कि आपका टाइम भी उसके ऊपर वेस्ट होगा LLB करने के दौरान,
ठीक है, अब तो LLB भी 5 ईयर का उन्होंने कर दिया, तो 5 years more of your precious life in doing LLB after your graduation. So this is a question अगर आप कर सकते हैं, if you are already having a business, if you are already indulged in such activities and you can spare some part time and you are way too much interested, आपका aptitude ऐसा है कि आप कहते हैं कि नहीं यार this is the thing which I should do, so then go for it. Then उसके अंदर कोई नहीं, then आप IT के अंदर भी चले जाएं. You can develop software for the manufacturers, you can develop software for the distributors, for the public sector, whatsoever, pharma के perspective को सामने रखते हुए. तो it all depends on your interest and और आप ये देखें कि आप उसको after LLB अपने फ्यूचर को क्या देख रहे हैं. तो लुक्रेटिव लगता है नहीं, तो then that is best thing. अगर आपको लुक्रेटिव, अगर आपको जी 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 नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं इसको सेकंड करूंगा आपकी बात को, और मैं इसको बस इस तरह से ऐड ये करना था कि अगर इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन LLB तो आप जो है ये साथ साथ भी कर सकते हैं अपने फार्म डी के में, और इवन आप जो है आफ्टर फार्म डी जो है ड्यूरिंग MPhil की आप तब भी जो है इसको साथ साथ LLB में एडमिशन ले सकते हैं. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, सुना है, उन्होंने किया भी है, एंड ये पॉसिबल भी है. तो अच्छा, मैं इसमें एक और ऐड कर रहा हूँ, मैं एक छोटी सी बात और भी है. इफ यू आर गोइंग फॉर द डिग्री ओनली, डिग्री हंटिंग के, इफ यू नीड अ पीस ऑफ पेपर, आप पार्ट टाइम कर तो लेंगे, बट यू विल नॉट पे द वेटेज, यू विल नॉट पे द रिस्पेक्ट टू द डिग्री. ठीक है, आपको एक डिग्री की रिस्पेक्ट भी करनी है. इसी तरह तो आप कहेंगे फार्मेसी भी पार्ट टाइम कर लें, आप MBBS भी पार्ट टाइम कर लें, साथ में आप कोई शॉप खोल लें. यू नीड टू गिव रिस्पेक्ट टू द डिग्री, देन वो डिग्री आपको पे बैक करेगी. उसका फायदा आपको उसी वक्त है जब आप उसको रिस्पेक्ट देंगे. इफ यू नॉट गिविंग वेटेज पे, तो वो भी उसी तरह से आपको पे करेगी. दिस इज सिंपल इक्वेशन. 100% एग्री, बिल्कुल सही है. The next question is, what about USA? Too much jobs, but it's time consuming. What's your recommendation about USA as a pharmacist? भाई इस पे मैं सिर्फ एक get the visa of USA, then go for it. मेरा ख्याल है कि USA में सबसे जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वो उसका वीज़ा हंट करना है, और उसके ऊपर अगेन फिर मैं किसी दूसरे सेशन में डिटेल बात करूंगा विद एन एक्सपर्ट, क्योंकि USA बज़ाहिर एक बहुत लुक्रेटिव ऑप्शन है, डेस्टिनेशन है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन इसको अचीव करना एज अ फार्मासिस्ट ये इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी मसले हैं, थोड़ी सी इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है. मैं ये सारी डिस्कस करूंगा आने वाले सेशंस के अंदर, जिसमें स्पेसिफिकली USA की रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम लोग एक सेशन रखेंगे. सो होपफुली दैट विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू. सर डुअल डिग्री अलाउ है उमर साहब शॉर्टली? ड्यूअल डिग्री किसमें? पाकिस्तान में ड्यूअल डिग्री हाँ किसी हद तक अलाउड है. साथ साथ लोग MBA कर लेते हैं, साथ साथ LLB कर लेते हैं. तो वो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है जब आप जॉब लेते हो दोनों में से किसी एक डिग्री पे, क्योंकि आपने तो साथ साथ ये किया था, तो ये कैसे मुमकिन हो गया? ड्यूअल चीजें या ओवरलैप चीजें करने में तो हो जाती हैं, प्रोफेशनली उन्हें जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल सिनेरियोज में. वो पूछते हैं कि ये मुमकिन हुआ, आपने कितनी एफर्ट पुट की. अलाउड लीगली पाकिस्तान में किसी हद तक है. टाइम एक ही डिग्री वहाँ पर शो करनी पड़ती है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी डिग्री आपको हायर करनी पड़ती है, इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने पड़ते. ये हुआ इन केस ऑफ जैद साहब, उनकी स्कॉलरशिप ये पहली दफ़ा इस बात पे ही रिजेक्ट हो गई थी कि आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, आपकी BA की डिग्री भी इसी टाइम पे आ रही है और आपकी फार्मेसी की डिग्री भी इसी टाइम पे आ रही है, तो एक डिग्री 2 टाइम में कैसे कर दिया आपने? तो फिर इन्हें अलग से जस्टिफाई करना पड़ा कि हमारा यहाँ पर एक रूल है कि आप सिर्फ एक पेपर दे, वैसे वो डिग्री मुकम्मल नहीं की, तो इसकी बेस पर उनका केस दोबारा से रिवर्ट हुआ. एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, उसामा पूछ रहे हैं विच सब फील्ड हैज मोर अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड, कम्युनिटी और क्लिनिकल? मेरा ख्याल है कि जब आपने अब्रॉड जाना है बेटा, तो अब्रॉड जाने के लिए आपने वहाँ पे एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर करना है अपने आप को सबसे पहले, और फार्मासिस्ट रजिस्टर करने के लिए यू विल हैव टू थिंग्स मोर इम्पोर्टेंटली. एक तो ये कि आपको टेस्ट क्लियर करना है, और टेस्ट क्लियर करने के साथ साथ उससे पहले बल्कि आपको अपनी असेसमेंट देनी है कि आप यू आर एलिजिबल टू गिव दैट टेस्ट और नॉट. तो उस एलिजिबिलिटी में कहीं पे ये मेंशन नहीं होता है कि आपने कम्युनिटी की है या आपने क्लिनिकल की है, बस रेलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए.
सो इट डजेंट मैटर कि आप कम्युनिटी करते हैं या क्लिनिकल करते हैं, बोथ आर इक्वल वेटेज। मैं कम्युनिटी के एक्सपीरियंस को इसलिए वेटेज जरूर दूंगा क्योंकि वो मोर ब्रॉडर है, मोर इजी टू हंट है, और उसके अंदर आप टाइम निकाल सकते हैं अपनी थ्योरेटिकल लर्निंग के लिए। बाकी जो क्लिनिकल की पोस्ट है किसी हॉस्पिटल में अगर आप जॉब करते हैं तो अगर तो वो प्योर क्लिनिकल की है तो फिर तो सीखने का बहुत अमल है उसमें, फिर तो वो बहुत हाईली रिकमेंडेड है। लेकिन अगर सिंपल हॉस्पिटल की प्रोक्योरमेंट की जॉब है तो फिर उसमें आप 8 आवर्स बहुत ज़्यादा इंडल्ज होंगे, आपके पास शायद इतना टाइम नहीं होगा कि आप अपनी थ्योरेटिकल स्टडी को भी साथ साथ कंप्लीट कर सकें। रिटेल आपको ये अपॉर्चुनिटी जरूर देती है, अगर बच्चा एफर्ट डालने वाला है, पढ़ने वाला है, चीज़ों को, प्रिस्क्रिप्शन को अपने हाथ से निकालता है और इस पर फोकस करता है, तो फिर बहुत सारी लर्निंग है और काफ़ी उसकी प्रॉस्पेक्ट्स भी हैं। क्वेश्चन था कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा इसमें है, कम्युनिटी में ज्यादा क्लिनिकल की निस्बत, और क्लिनिकल में हायर फिर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हो जाते हैं अब्रॉड की बात की जाए तो कम्युनिटी फार्मेसी ज्यादा होती है हॉस्पिटल से, तो यूजुअली अपॉर्चुनिटीज कम्युनिटी में ज्यादा आती है। ओके, सो मेरे पास अब तकरीबन सारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हुए हैं। मेरे पास ये लास्ट क्वेश्चन है और इस लास्ट क्वेश्चन को मैं जरा थोड़ा सा ब्रॉडर करके मैं अपना सेशन खत्म करता हूँ। पूछा ये जा रहा है कि सर स्कॉलरशिप से नाम बता दें। मेरा ख्याल है क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स आपके लिए अवेलेबल हैं, एंड दैट वुड बी अ गुड क्वेश्चन टू आंसर बिफोर एंडिंग दिस होल सेशन। सो ये बेहतर मेरा ख्याल है कि उमर साहब आप और रिजवान आप दोनों जो सा इसके ऊपर गुफ्तगू करिए। स्कॉलरशिप कौन कौन सी टाइप ऑफ स्कॉलरशिप मौजूद है और किस किस में अप्लाई किया जा सकता है राइट आफ्टर योर डिग्री, और उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर करते हैं कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अच्छा, मैं थोड़ा सा जनरली इसको बता देता हूँ कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द स्कॉलरशिप्स, और स्पेसिफिक जो है वो रिजवान साहब बता देंगे कुछ स्कॉलरशिप के बारे में और जनरली भी। अच्छा, तो देखा जाए तो स्कॉलरशिप्स की है कि नेशनली फंडिंग एजेंसीज कौन सी है। नेशनली हमारी एचईसी है और पंजाब एचईसी है, जो तरह पंजाब पाकिस्तान साइंस फंड और कुछ स्कॉलरशिप्स होते हैं, यूनिवर्सिटी नाम होते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में, कि यूनिवर्सिटी भेजती है अपने फैकल्टी को ना। तो एक है कि फंडिंग एजेंसी बेस्ड स्कॉलरशिप्स होंगे जो कि नेशनली में बात कर, इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज बेस्ड भी स्कॉलरशिप होंगे। स्कॉलरशिप बॉडीज ऐसी हैं जो स्कॉलरशिप अनाउंस कर रही हैं, दात हो गए, रेस्पॉन्स मंडल स्कॉलरशिप जो है ना वो डिफरेंट स्टाइल के। फिर आ जाता है कि गवर्नमेंट लेवल के स्कॉलरशिप इंटरनेशनल, जैसे कि चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये क्या होता है, ये उनके गवर्नमेंट का प्लान होता है, बच्चों को उठाते हैं और उन्हें पीएचडी करवाते हैं, क्योंकि उन्हें पीएचडी करवाने के लिए रिसर्चर्स की जरूरत होती है। अच्छा, ये उनकी अपनी एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप केजीएसपी या चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सीजीएसपी से बड़ा अच्छे तरीके से सर्च कर सकते हो, जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से भी, कि उनके अंदर इन्होंने समटम 1 साल जो है वो आपको लैंग्वेज करना पड़ता है स्कॉलरशिप में, एक साल कोरियन लैंग्वेज आपको करना पड़ने के साथ साथ। इसी तरीके से फिर हो जाता है यूनिवर्सिटी लेवल के स्कॉलरशिप्स होते हैं। अब जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, वो पर्टिकुलरली इटली की कोई यूनिवर्सिटी, वो अपना स्कॉलरशिप अनाउंस कर दे और वो पर्टिकुलर फील्ड्स के लिए करे और पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के लिए करे, मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए। ये हो गया यूनिवर्सिटी लेवल स्कॉलरशिप्स जो होते हैं। फिर या प्रोफेसर लेवल स्कॉलरशिप्स। अब आपके प्रोफेसर को अप्रोच करें और उससे पूछें कि आप पास कोई प्रोजेक्ट ऐसा है रनिंग में जो कि फंडिंग जिसमें अवेलेबल हो और मेरे लिए एक सीट अवेलेबल। ये सारी चीजें अप्रोच करना नहीं आती। नंबर मैं यहाँ पे ये कोट करूंगा, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स इतने ज्यादा हैं, उसको गूगल, एक सिंपल गूगल सर्च भी करेंगे, पास सब स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करने का भी टाइम नहीं होगा। हर स्कॉलरशिप पे आप कोई हाफ हार्टेड तो अप्लाई करेंगे नहीं, आपको प्रॉपरली उसकी प्रोफेशनलिज्म शो करना होगा। आपको यहां तक गाइडेंस मिल जाएगी, नेटवर्क के नाम से एक फेसबुक रेफर करता हूं, कोट करता हूं, हाईली रिकमेंड करता हूं, पाकिस्तानी ग्रुप है स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से, और वहां की फाइल्स में, अपलोड्स में यहां तक की गाइडेंस भी पड़ी है कि हाउ टू राइट एन ईमेल टू प्रोफेसर, ठीक है ना।
अब आप ये सारी चीजें सीख के रोजाना की बुनियाद पर इसको कोई होमवर्क देंगे, टाइम देंगे, और आप सीखेंगे कि मैंने वेरियस स्कॉलरशिप्स अप्लाई कैसे करना है, और अपनी एलिजिबिलिटी फाइंड करें। तो स्कॉलरशिप्स का नाम क्या है, ये ऐसा नहीं है। स्कॉलरशिप इतने ज्यादा हैं कि अगर आप किसी गूगल पे साइट को सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो आपको कौन से स्कॉलरशिप आपके लिए फिट है, ठीक है ना। तो कंट्री बेस्ड, फंडिंग एजेंसीज बेस्ड, यूनिवर्सिटी बेस्ड, इवन के प्रोफेसर लेवल या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। आप थोड़ा पर्टिकुलरली इस पर रोशनी डाल दें सर इसमें सबसे कॉमन एक तो जो आपने कहा, एक तो जो स्कॉलरशिप पाकिस्तान में आएंगी जो कि आपको एचटीसी के थ्रू अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वो उनका एक डेट अनाउंस हो जाती है, सोशल मीडिया से हर जगह से वो डेट वगैरह मिल जाती है जब अनाउंस होते हैं। जैसे कि डॉट स्कॉलरशिप है, वो आपको एचटीसी के थ्रू अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वो उनकी अपना एक वेबसाइट है, अपना एक पोर्टल है, पोर्टल में जाते हैं, उसको फॉर्म फिल करते हैं और आप सबमिट कर देते हैं। एक है स्विट्जरलैंड एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, ये मैं वो बता रहा हूँ, ये बहुत कॉमन है। स्विस गवर्नमेंट है, क्योंकि अभी ये सितंबर के एंड तक इनकी अनाउंसमेंट होती है, डेट होती है। आप इनकी आपके पास इनका अपना पोर्टल ही होता है, वहाँ पे आप करते हैं, फिल करके उसकी हार्ड कॉपी निकालते हैं और स्विट्जरलैंड आप कुरियर कर देते हैं, एप्लीकेशन सबमिट हो गई। सिमिलरली कुछ और स्कॉलरशिप है जो है तो फॉरेन कंट्रीज की, जैसे हंगरी की स्कॉलरशिप है। अब हंगरी की स्कॉलरशिप है तो हंगरी के लिए, बट वो एचईसी अनाउंस करता है। वो एचईसी आपको अनाउंस करता है क्योंकि तकरीबन दिसंबर के अंदर उसकी डेट आती है वो एचईसी, और उसके लिए आपको एक हैट का टेस्ट देना पड़ता है। 100 नंबर, 30 नंबर इंग्लिश के, 30 एनालिटिकल के और 30 मैथमेटिक्स होते हैं। वो फिर जो जितने कैंडिडेट एचईसी को उसकी तरफ से वो जो टॉप उतने टेस्ट में आते हैं तो वो उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। ये आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर भी अप्लाई करना पड़ता है और आपको एचईसी की वेबसाइट के ऊपर भी अप्लाई करना पड़ता है, दोनों जगहों पे अप्लाई करना पड़ता है। इसके अलावा है स्कॉलरशिप यूके के लिए बस आना शुरू हो गई है, वो भी आपको एचईसी की वेबसाइट के ऊपर भी अप्लाई करना पड़ेगा, उनकी वेबसाइट के ऊपर भी जाके अप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी आप एचईसी के थ्रू ही आती है, तो आप एचईसी की वेबसाइट पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। और एचईसी की जितनी भी आएंगी, इनकी डिफरेंट डेट्स होती हैं, इन सब के लिए अलग अलग टेस्ट होंगे, तो ये टेस्ट आप अलग अलग से देंगे। और उनकी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करने के लिए जो सबसे बड़ी हर्डल है वो है आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर का होना। आपको जब स्कॉलरशिप की डेट आ जाएगी तो आपको 2-3 महीने उससे पहले ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, ताकि आप वहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनको ईमेल्स करके पहले एक्सेप्टेंस ले लें। क्योंकि एक्सेप्टेंस आपको ये 1-2 ईमेल्स पे नहीं मिलेगी, आपको हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स करनी पड़ेंगी डिफरेंट प्रोफेसर को। उनमें से कुछ आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, कुछ आपका इंटरव्यूज लेंगे, कुछ आपको एक्सेप्टेंस देंगे। तो आपको स्विट्जरलैंड से भी एक्सेप्टेंस 2 महीने पहले ले लेनी है, जर्मनी से भी पहले ले लेनी है, अगर आप यूके जाना चाहते हैं वहाँ से भी अपने पहले ले लेनी है। तो ये पहले स्कॉलरशिप लेने के बाद फिर उनके पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, अपने एचईसी के पोर्टल पे भी अप्लाई करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि जो वो एचईसी कहाँ से है, एचईसी ने अनाउंस किया है या डायरेक्ट उस कंट्री ने अनाउंस किया है। ये मैंने आपको 5-6 कॉमन ऑप्शन बता दिए। उससे पहले उमर साहब ने बताई थी एक कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, वो पहले तो एचईसी से आती थी लेकिन लास्ट टाइम जो है वो डायरेक्ट आई है, तो वो डायरेक्ट हमने उधर ही बेचना होता था, उन्हीं के पोर्टल के ऊपर फिल करके तो उनकी कंट्री में हमने डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर रहे थे। तो ये हर दफ़ा डिफरेंट होता है। तो एचईसी की वेबसाइट के ऊपर भी आप अपना पोर्टल बना लें, तो वहाँ पर भी आप देखते रहे कौन सी स्कॉलरशिप्स आई हुई हैं और उनको कैसे अप्लाई करना ठीक है रिजवान साहब, जज़ाकल्लाह। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने इतनी पेशेंस के साथ ये पूरी लाइव सेशन ऑलमोस्ट 1 hour 48 minutes हो चुके हैं हमारे माशाल्लाह, बट जो कंसिस्टेंसी रही है वो बहुत कमाल की रही है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, इट वॉज एन वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस, और इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको इस बात के ऊपर ख़त्म करूँगा सेशन को कि आप लोगों से अपने इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं वोट्स लूँगा कि अब आने वाले जो सेशंस हैं वो हमारे किस टॉपिक पे होने चाहिए, किस तरतीब से होने चाहिए। मैं एक लिस्ट अपने तमाम गेस्ट से जो सा है वो लेके मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आप लोगों ने उसको वोट करना है कि फिर जिस तरह आप लोगों की प्रायोरिटी होगी, जो इस टाइम पे आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होगी, उसके अकॉर्डिंगली वो सेशंस मैं जो सा तरतीब दूंगा।
और we will be talking about that specifically in the upcoming sessions. Very अच्छा, मैं highly honorable guests का बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, उमर सलमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, रिजवान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप सो सबने मच। अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। कि कुछ बच्चे डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछे हैं स्कॉलरशिप के बारे में, एक्सेप्टेंस लेटर और ये सब कुछ। तो मैं साहब ने आपको बताया कि इसके ऊपर स्कॉलरशिप के ऊपर एक अलग से डिटेल सेशन होगा जिसमें हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको कि कुछ आपको समझ नहीं आ रहा अगर इससे रिलेटेड चीजें। तो वो इंडिविजुअल सेशन जब करेंगे फिर स्कॉलरशिप वाला, तो वो जरा आपको चीजें ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। फिर बताएंगे कि ईमेल कैसे कर रही है और एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लेना, हर चीज़ उसमें आपको डिटेल से बता देंगे। नहीं, वो एक एक चीज खोल के बताएंगे जी, और इंशाल्लाह आप लोगों को हर एक एक स्टेप पे, अगर 10 स्टेप हैं तो 10 के 10 स्टेप्स के ऊपर सेशन करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत डिटेल में सब कुछ पता चलेगा आने वाले वक्त में। जस्ट हैव सम पेशेंस एंड कीप इन टच, और मुझे बताते रहिएगा, अपडेट देते रहिएगा कि व्हाट आर यू रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्या ट्रेंड क्या चल रहा है पब्लिक के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं जो सा इसको मैं तरतीब दूंगा। जी शहजाद, ऐड करना चाहूंगा। वो ना एक लाइटर नोट के अंदर एक बात है कि कह रहे कि दो बंदे ना भागते हुए जा रहे थे, एक बंदे के पीछे दूसरा बंदा था, तो शोर मचा रहा था, पकड़ो इसे, रोको रोको रोको। लोगों ने उसे रोक लिया, अभी क्या बात है। तो मामला डिसाइड हुआ कि भाई क्यों भाग रहे थे, क्यों पकड़ रहे थे। तो जो पीछे भाग रहा था ना बंदा, वो कहता यार ये ना हम दोनों बैठे हुए डिस्कस कर रहे थे एक चीज, इसने अपनी बात मुझे सुना दी, अब मेरी बारी है तो भाग गया है, तो मेरी सुन नहीं रहा। क्या बात। तो मेरी भी सुन लो, मैं उसमें आपको हम मेरी काफी देर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक यू आर अवेलेबल। नहीं आई वाज लिसनिंग, लेकिन मैं वो दरअसल मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मैं सुबह का निकला होता है एक मिशन पे, तो मैं इसलिए जरा वो बैक कैमरा मैंने ऑन करके मैं सुन रहा था सारी कन्वर्सेशन। अच्छा, एक ना जस्ट वो मुझे उसके बाद मौका नहीं मिला एक्चुअली बात करने का ना, तो मैं उस पर सिर्फ ऐड करना चाहूंगा। वो जो जॉब की बात हो रही थी कि कौन सी जॉब है, कैसी है, कहाँ से लेनी है, क्या करना है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उमर सलमान साकी भाई जो है, मेरा जो इंटरेक्शन था इनसे फर्स्ट टाइम उसी तरह से हुआ था। अपने आप में पीआर बनानी है विद योर सीनियर, विद योर जूनियर्स, विद योर प्रोफेशन मेट्स, जो आपके प्रोफेशन के नए भी हैं लेकिन आपको लगता है कि आपने उसको ज्वाइन करना, फॉर एग्जांपल सेल्स को, तो जो कंपनी के लोग हैं अपनी एक ना पीआर बिल्ड करके रखें, रिलेशन जो है ना वो बिल्ड करना सीखें। आपको स्टार्टर वहीं से मिलेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे आ रही हैं, कहाँ पे जाना है, क्या करना है। बहुत सी सेल्स की अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो एडवर्टाइज नहीं होती। आप कहें कि आपने सेल में जाना है और जंग अखबार देखते रहे, हाँ तत्वार को बैठ के यार जॉब्स आएंगी इसके ऊपर सेल्स की, तो मैं वो टकरे मारता हूँ उसके ऊपर। इट इज नॉट लाइक दैट। तो आपकी अगर पीआर होगी तो लोग आपको गाइड करेंगे। इफ आई एम हैविंग सम अपॉर्चुनिटीज और मुझे लगता है कि यार बंदे अवेलेबल हैं, तो मैं क्यों ना इनमें से बता दूं, मुझे लगता है कि दिस गाय इज सूटेबल फॉर दिस। तो एक अपना पीआरशिप बना ले, बाकी इंशाल्लाह वो आपको हर जगह पे काम आएगी। स्कॉलरशिप लेने में, एजुकेशन में, आपको जॉब लेने में, एक जॉब आप कर रहे हैं उससे बेहतर जॉब लेने में, आपको सिविल सर्विसेज में आने में, सिविल सर्विसेज में एक्सेल करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज अ की फॉर ऑल टाइप ऑफ सक्सेस। और थैंक यू सो मच। आप कंटिन्यू करें प्लीज, वाइंड अप कीजिए। और इसके बाद हमारा प्राइवेट सेशन होगा ना कोई 1-2 मिनट का। जी जी जरूर होगा, डेफिनेटली। मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर तक करता हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइज। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। रिजवान को बहुत सारे दिल मिले हैं कमेंट्स में, इतने दिल मेरे साइड से होके गुजर रहे थे, यहाँ से ऐसे होके ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए अभी प्राइवेट हुई नहीं है, प्राइवेट वो तो ठीक है, ये ऑन द रिकॉर्ड देना चाह रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड। तो वो पब्लिकली इन्हें दिल मिल रहे हैं, इनके मेरे ख्याल से डिग्गी भरी हुई है इनके जेन की और गाड़ी की ही दिल हो गए हैं इनके पास। हम लोग जो सा इस तरह का कोई एक लाइटर मोड के ऊपर भी एक सेशन रखेंगे, एक कैथारसिस जो सा ना, इन अ सार्कास्टिक, इन अ मोर सार्कास्टिक वे जो है ना, एक कैथारसिस होना चाहिए। ऐसे सेशन भी बड़े जरूरी होते हैं। ये सेशन में डिस्कस करेंगे हम। जो मैं उस टाइम पे आप लॉगिन नहीं थे, हमने बात सुनी नहीं। ये जो कंसर्न है ना, ये कंसर्न है ना जो रिजवान साहब का अपनी जनता के लिए, ये काउंसलर वाली कैफियत है।
ये काउंसलर ही होता है सर इस तरह, जो अपने वो नालियां शालियां बस इस तरह से मैं कहता हूँ। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह काउंसलिंग के सेशन को समझ प्रोग्राम ना बनाए, अल्लाह इसको खत्म करने का जी बात। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।